स्टार्ट द रिकॉर्डिंग। हाँ जी, तो रिकॉर्डिंग हमारी स्टार्ट हो गई है एंड हमारी गूगल वाली भी रिकॉर्डिंग को स्टार्ट कर देते हैं। तो जैसा कि आप सब ने देखा होगा कि आज से हम कर रहे हैं स्टार्ट क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग को स्टार्ट करने वाले हैं बेसिकली। कुछ फंडामेंटल्स, कुछ इसके इम्पोर्टेंस एंड कुछ इम्पोर्टेंट इससे रिलेटेड टॉपिक्स, वो चीज़ें हम पढ़ेंगे, जानेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए क्लाउड कंप्यूटिंग, क्योंकि आजकल सब चीज़ें वैसे भी क्लाउड पे चल रही हैं। क्लाउड का ही यूज़ हो रहा है हर जगह पे, है ना। तो आप में से जल्दी से कोई एक बता दीजिए कि आप में से किसी को कुछ पता है क्लाउड कंप्यूटिंग। हाँ, विजिटर बना दिया, बिल्कुल सही। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, कोई बताना चाहेगा? व्हाट इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग? क्लाउड कंप्यूटिंग से आप क्या समझते हैं, अपने देसी भाषा में बता सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई क्लाउड कंप्यूटिंग? क्योंकि आप लोग क्लाउड कंप्यूटिंग से ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर हैं। आप में से हर कोई फैमिलियर है, हर कोई सर्विस यूज़ कर रहा है, सालों से कर रहा है। तो ज़रा बताइए क्या होता है क्लाउड कंप्यूटिंग। आप रिप्लाई नहीं करोगे तो फिर सही नहीं है, और चैट में नहीं बोलना है, माइक ऑन करके। हाँ, बताओ। हम्म 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 ठीक है, ठीक है, चलो रितेश सही बोला। रितेश सही जवाब है। क्या? हम्म चलो ठीक है, और कोई? एनीवन एल्स? हाँ बोलो। ठीक है, ठीक है, ओके। चलो, आप लोगों ने ऑलमोस्ट सब कुछ, सब लोगों ने सही बोला है। क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब, जनरल मतलब, जनरलाइज मतलब तो यही है कि हम क्लाउड में कोई सर्विस, मतलब कि वर्चुअली हम कोई सर्विस को यूज़ कर रहे हैं, यानी कि उसका जो फिजिकल कंपोनेंट है वो कहीं और है, और उसको आप वर्चुअली एक्सेस करके यूज़ कर पा रहे हो। एंड अकॉर्डिंग टू आप, आपके यूज़ केस जो है, आप उसको यूज़ कर पा रहे हो। मतलब जो भी आपका यूज़ केसेस है, जैसे मुझे मैं एक कंप्यूटर यूज़ कर रहा हूँ क्लाउड में। तो आप अगर अभी एक कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो 4 GB रैम के साथ, आपको सडनली 2 दिन बाद 8 GB रैम की रिक्वायरमेंट है, तो वो भी आप एक्सटेंड कर सकते हो। इसको हम स्केलेबिलिटी बोलते हैं, एंड या फिर इलास्टिसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग कैन बी स्केलेबल एंड इलास्टिक एंड इलास्टिक। ठीक है, चलो। ओके, तो अभी क्या करते हैं, अभी हम थोड़ा स्टार्ट करते हैं एकदम बेसिक से। पहली बात, क्योंकि हम क्लाउड कंप्यूटिंग में AWS को लेके चलने वाले हैं। आप क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए एजियोर लेके जा सकते हो, गूगल क्लाउड कंप्यूटिंग इंजन लेके चल सकते हो, देयर आर डिजिटल ओशन लेकर चल सकते हो, देयर आर मल्टीपल प्लेटफॉर्म जो क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। मोस्ट प्रिफरेबल इज एंड द मोस्ट पॉपुलर वन इज AWS एंड एजियोर। ठीक है, एजियोर एंड AWS काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, काफ़ी लोग यूज़ करते हैं। सो वी आर गोइंग विद द AWS एज सेड बाय यू गाइस इन द प्रीवियस सेशन। ठीक है, अब बात करते हैं। मैंने आपको रिकॉर्डिंग भेजी थी, तो आपको बोला था कि भाई AWS का अकाउंट बना लीजिएगा आप लोग। तो आप लोगों में से कितने लोगों का फ्री टियर अकाउंट बन चुका है ऑलरेडी, ये बता दीजिए जरा। मोहित का बन चुका है, और कोई? हार्दिक का बन चुका है, सयान का बन चुका है, यश का बन चुका है, रितेश का बन चुका है, ऑलरेडी बन चुका है, रुद्र का भी बन चुका है, सुमित बेहरा का भी बन चुका है। चलो, आप लोगों का ऑलमोस्ट मतलब सबका बन ही चुका है, कुछ लोगों के जिनका नहीं बना है। तो आप प्लीज़ बना लीजिएगा, कुछ नहीं करना होता है। जैसे दूसरे वेबसाइट पर साइन अप करते हैं, AWS फ्री टायर गूगल में सर्च कीजिए, पहला लिंक आएगा, जाइए और वहाँ पे साइन अप कीजिए। 2 रुपये कटेंगे आपके डेबिट कार्ड से, आपका फिर वो रिफंड हो जाएगा एंड आपका अकाउंट बन जाएगा। बट आपसे एक रिक्वेस्ट बहुत बड़ी है कि प्लीज़ आप लोग अपने उस अकाउंट में ज़्यादा पैसे मत रखिएगा, क्योंकि वो ऑटो डेबिट के उसमें आ जाता है, और आपके डेबिट कार्ड से भी ऑटोमेटिकली डेबिट हो जाएगा जब भी आपका बिलिंग पीरियड आएगा। लेकिन उसका वे अराउंड मैं आपको आज बताने वाला हूँ। हम बजट अलार्म्स वगैरह क्रिएट कर लेंगे, ठीक है, ताकि आपका उस
बजट से ज़्यादा पैसा कभी कटे ही ना, या कटे तो आपको, या मतलब जब भी उसका बिल कुछ आए उसके पहले ही आपको इन्फॉर्म कर दिया जाए। सारा कुछ हम करेंगे, ए टू जेड हम एकदम बेसिक स्टार्ट से करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है। लेकिन आज के सेशन के लिए आपके पास एक कॉपी और पेन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, या तो आप कॉपी पेन एक निकाल के रख लीजिए, क्योंकि आज थोड़ा सा नोट भी आपको करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, वीसीसी सॉरी वीसीसी से भी होता था, बट काफ़ी सारे वीसीसी को ब्लॉक कर दिया है अमेजन ने ऑलरेडी। काफ़ी सारे वीसीसी को, ठीक है। चलिए, तो बिलिंग इश्यूज को लेके ही हुआ है ये। तो आप लोग प्लीज़ कॉपी पेन को रेडी कीजिए। ओके ओके, अच्छी बात है, रेडी है तो। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अब। मोस्ट प्रोबेबली विल बी यूजिंग, कौन सा यूज़ करूँ मैं, पेंट। पेंट पे देख लेते हैं चलता है कि नहीं। सॉरी, पेंट पे थोड़ी ना यार। हाँ जी, ये रहा हमारा कैनवास, ऑप्शन हो गया। हाइट एंड विड्थ, ठीक है। चलो। इससे अच्छा तो अपना वही वाला है ना, वन नोट वाला है क्या अपने पास, वन नोट भाई? है। ये क्या है, मैप वन डोमेन। ओके, ये पहले का कुछ है। क्या चल रहा है भाई, चलो नया सेक्शन ऐड करते हैं। ओके, नया सेक्शन ऐड किया, इसको जूम कर लिया, एंड यहाँ पे हो जाएगा क्या ड्रॉ, देख लेते हैं। पेन वाली आइकन तो लानी पड़ेगी ना भाई। हाँ जी। सो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। अब हम ये कर रहे हैं गाइस AWS के थ्रू, ठीक है। AWS सबसे पहली बात। AWS का मतलब अमेजन वेब सर्विसेज होता है। AWS के अंदर आपको इसकी जितनी भी क्लाउड सर्विसेज हैं, चाहे वो EC2 हो, ठीक है, चाहे वो इलास्टिक बीन स्टॉक हो, चाहे वो S3 हो, चाहे वो सर्टिफिकेट मैनेजर हो, ठीक है, चाहे वो S3 रूट हो, ये सारी जितनी भी आपकी क्लाउड सर्विसेज है वो सारे आपको AWS के अंदर मिलेंगे। इन सबको आप मैनेज कर पाते हैं, AWS का मैनेजमेंट कंसोल होता है। मैनेजमेंट ज़्यादा ही मोटा हो गया है, मैनेजमेंट कंसोल। इसके थ्रू आप इसको मैनेज कर पाते हो, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं गाइस, नाउ हियर वी आर टॉकिंग कि AWS क्या है। सबसे पहले तो बात किस तरीके से दिखता है, आपने AWS का जब अकाउंट क्रिएट किया होगा तो आपके पास कुछ इस तरह का लॉगिन का पैनल आया होगा, या जब आप लॉगिन दूसरी बार करेंगे ऐसा कुछ आएगा, जहाँ आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, रूट यूज़र एंड IAM यूज़र, ठीक है। इसके बारे में हम बाद में जानेंगे, बट अभी फिलहाल के लिए आपको रूट यूज़र से ही लॉगिन करना है। इट ऑलवेज प्रीफर टू यूज़ द IAM यूज़र ऑप्शन। रूट से हमेशा ऑलवेज हमें यूज़ नहीं करना चाहिए लॉगिन, जैसा कि हम हमेशा जानते हैं लिनक्स में भी ऐसा ही होता है कुछ, बट स्टिल अभी फिलहाल के लिए वी आर गोइंग टू लॉग इन विद द रूट यूज़र, ठीक है। कौन आया भाई, वेद प्रकाश। ओके, सो ऐसा कुछ आप लॉगिन करोगे तो आपके पास कुछ इस तरह का कंसोल ओपन होके यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह का कुछ आपको कंसोल मिलेगा, इस तरह से ये मिलेगा। यहाँ पे आपको जब इस मेन्यू पे क्लिक करेंगे सर्विसेज वाले पे, तो आपको यहाँ पे पूरी सर्विसेज की जो लिस्ट है वो यहाँ पे आपको मिल जाती है, ठीक है। एनालिटिक्स रिलेटेड, ARPS रिलेटेड, कॉस्ट मैनेजमेंट, ब्लॉकचेन, कंप्यूट, कंटेनर्स, डेटाबेसेस, सारी चीज़ें जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करती है AWS, वो सारी चीज़ें मिल जाती है। अब इसको हम स्टार्ट करेंगे, उसके पहले थोड़ा सा हम समझते हैं कि IAM जो होता है वो क्या होता है, एंड उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें करते हैं, ठीक है।
सर्विसेज में जाओगे, सिक्योरिटी, आइडेंटिटी एंड कंप्लायंस में जाओगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है IAM का, ठीक है ना। ये आपको मिल जाता है जिसमें कि आप AWS की रिसोर्सेज को कौन यूज कर सकता है उसकी सेटिंग्स एंड उसको मैनेज करते हो। IAM पे आप जाओगे यहाँ पे चलिए IAM पे चलते हैं, ठीक है। IAM पे आप जाओगे, बेसिकली इसका फुल फॉर्म यही है, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। मतलब जो भी आप एक्सेस कर रहे हो और आइडेंटिटी जो एक्सेस कर रहा है, जो रिसोर्सेज एक्सेस हो रहे हैं और जो उसको एक्सेस कर रहा है उसको मैनेज करने का सारा ऑप्शन आपको यहाँ पे ठेगा यहाँ आपको मिलेगा, ठीक है। बेसिकली आप IAM के थ्रू यूजर्स बना सकते हो, ठीक है, ग्रुप्स बना सकते हो, रोल्स असाइन कर सकते हो, पॉलिसीज सेट कर सकते हो, ठीक है, ये सारी चीजें आप कर सकते हो। ओके, तो भाई इतना लेट क्यों आते हैं यार ये सारी चीज़ आप इसके थ्रू कर सकते हो। फिलहाल के लिए हमने अभी कुछ भी बनाया नहीं है। दो रोल जो आपको यहाँ पे 2 रूल्स दिख रहे हैं, ये जो आप 2 रूल्स पे जाओगे, ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको AWS की तरफ से नया अकाउंट आप क्रिएट करोगे तो आपको ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट ये AWS का डिफ़ॉल्ट रोल है, ठीक है। यूजर्स पे आप जाओगे तो यहाँ पे आप नया यूज़र ऐड कर पाओगे, नया यूज़र क्रिएट कर पाओगे, ठीक है भैया चलो अब यहाँ पे बात करते हैं कि देखो 2 तरीके से आप AWS सीखते हो। AWS क्लाउड सर्विसेज को प्रैक्टिस करना, चलाना, सीखना 2 तरीके से। एक तो आप AWS के थ्रू कर सकते हो, जहाँ पे आपको AWS का अकाउंट लगेगा, AWS को मैनेज करना है, सारा कुछ आपको करना है। और एक होते हैं सैंडबॉक्स या चैलेंजेस लैब्स। लैब्स के थ्रू भी आप कर सकते हो। बहुत सारे जो है ना वो ऑनलाइन लैब्स भी आपको प्रोवाइडर मिलते हैं, जहाँ पे आपको पर मंथ के हिसाब से सब्सक्रिप्शन देना होता है। वहाँ आपको कुछ मैनेज नहीं करना होगा, वहाँ बस आपको क्लाउड की सर्विसेज को यूज़ करना है, उसको डिप्लॉय करना है, ये करना है, इतना सारा कुछ माथापैची नहीं होगा, सारा मैनेजमेंट का काम आपका नहीं होगा, ठीक है। बट स्टिल जब सारा मैनेजमेंट का काम हमारा होता है, हम सारी चीज़ें मैनेज कर पाते हैं ना, तो हमारे को सीखने को ज़्यादा मिलता है। दैट्स वाई वी आर गोइंग डायरेक्टली विथ AWS। कॉस्ट का थोड़ा सा इशू आएगा बट उसके लिए हम प्रॉब्लम्स जो भी हमारी प्रॉब्लम है उसको दूर भी हम करेंगे ठीक है। अब IAM यूजर्स जो होते हैं गाइज, बेसिकली यूजर्स को क्रिएट करते हैं, ग्रुप्स को क्रिएट करते हैं, रोल्स पॉलिसी जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको बताया वो सारी चीज़ें आपके करते हैं, ठीक है। अब देखो इस में IAM वाले केस में यहाँ पे 2 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, एक ऑथेंटिकेशन का और एक ऑथोराइजेशन का, 2 चीज़ होता है, ठीक है। अब देखो क्या होता है ये मैं आपको समझाता हूँ बड़ी चीज दिक्कत ये है कि यहाँ ड्रॉ आएगा क्या, आ गया, चलो ये अच्छी बात है। ये कैसे आएगा यार, सिलेक्ट, हाँ आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे IAM जो है, IAM उसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, IAM प्रिंसिपल्स जिनको बोलते हैं, ठीक है। इसको मैं और थोड़ा सा लोअर करता हूँ, IAM प्रिंसिपल्स, ठीक है। ये IAM प्रिंसिपल्स जो है ना, यही ऑथेंटिकेट करते हैं IAM को, ऑथेंटिकेट IAM, ठीक है। अब ये ऑथेंटिकेट करते हैं किसके लिए, कंसोल को यूज करने के लिए, जो भी मतलब जो भी कंसोल है उसके थ्रू आपको इसको ऑथेंटिकेट किया जाता है, जो भी आप मैनेजमेंट कंसोल कर रहे हैं या फिर अगर आप API का यूज कर रहे हैं या फिर आप CLI का यूज कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो बेसिकली IAM प्रिंसिपल जो है ये ऑथेंटिकेट करते हैं IAM को। किस तरह का ऑथेंटिकेट करते हैं, ताकि वो यूजर्स, ग्रुप्स या पॉलिसीज वगैरह ये सब चीजें ये कर पाए, ठीक है। ये बात हो जाती है ऑथेंटिकेशन की। ऑथोराइजेशन में क्या होता है इनके केस में, ऑथोराइजेशन, ये थोड़ा सा राइटिंग जो है उसको वो करना। ऑथोराइजेशन में क्या होता है कि IAM यूजर्स जो होते हैं उनको अथॉरिटी होती है, कैन क्रिएट रिसोर्सेज अक्रॉस द AWS रीजन्स। रीजन्स का मतलब होता है AWS में जितने भी रीजन्स हैं ये सारे आपके रीजन्स हैं। देखो यहाँ पे आप जाओगे ना, यहाँ पे ये इस तरीके से क्लिक करोगे, यहाँ पे क्लिक किया हमने, ये रीजन्स है, ठीक है। US ईस्ट 1, US ईस्ट 2, वेस्ट 1, वेस्ट 2, AP साउथ 1, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, ये सारे रीजन्स है, ठीक है। इन सारे रीजन्स की अलग अलग जो है कहानियाँ हैं थोड़ी। बेसिकली
हम जो है वो या तो ग्लोबल में भी आप काम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेसिकली यहाँ पे जब आप इसमें आओगे तो आपका ये ग्लोबल ही होता है जनरली। आप यहाँ पे यूएस ईस्ट 1 में भी काम कर सकते हो। आप मुंबई जो हमारा इंडिया का एशिया पैसिफिक रीजन है, आप इसमें भी काम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। रीजन वाइज मशीन्स लॉन्च भी हो सकती हैं। रीजन वाइज जो है क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज आप यूज कर सकते हो, वो हम बाद में देखेंगे कैसे रीजन वाइज कैसे क्या होता है, क्या डिफरेंसेज आते हैं, किस तरह की चीज़ें होती है, ठीक है। चलो, ये नॉर्मल सा फंडा हो गया ऑथराइजेशन का और ऑथेंटिकेशन का आपके बाय द AWS IAM, ठीक है। अब अकाउंट आपने बना लिया है, सारा कुछ कर लिया है। अब हम सबसे पहला काम जो करते हैं वो करते हैं एलियास सेटअप, अकाउंट एलियास सेटअप, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अकाउंट का एलियास सेटअप करते हैं। देखो यहाँ हो गए डैशबोर्ड पे, IAM में ही डैशबोर्ड पे आओगे तो यहाँ पे राइट साइड में तुमको एक अकाउंट एलियस का ऑप्शन मिलेगा, एक अकाउंट आईडी मिलेगी, ठीक है। तो अकाउंट आईडी तो चलो अच्छी बात है, अकाउंट आईडी अगर आपको ये दिख रही है तो ये आपको याद नहीं हो सकती कभी भी, ठीक है। बार बार यूज करोगे मे बी आपको याद हो जाए, बट स्टिल अकाउंट एलियस इज अल्फाबेटिकल नोटेशन, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जब भी आप कोई यूजर वगैरह बनाते हो, ठीक है, तो अगर आपने अकाउंट एलियस सेटअप कर रखा है, यहाँ पे आपको ना क्रिएट का ऑप्शन आएगा। क्रिएट का ऑप्शन आ रहा है आप लोगों को, जरा बताइए। आप अगर आपने खोला वहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन आ रहा होगा आपको, जो कर रहा है साथ में बता दो। साथ में करोगे तभी मजा है यार, नहीं तो कोई मतलब नहीं है ये करने का, याद रखना। आ रहा है? यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन आ रहा है, वहाँ क्रिएट पे क्लिक करो और वहाँ पे अपने नाम अपने अकॉर्डिंग कुछ भी एलियास का नेम दे दो। मैंने दिया हुआ है मेटेक्स1 AWS -labs, ठीक है। तो कुछ भी तुम अपने एलियास का नाम दे दो, नाम देके क्रिएट कर दो। नाम देके क्रिएट कर दो। सबका क्रिएट हो गया? क्रिएट हो जाए तो बताओ। क्रिएट हो गया सबका, जिसका इसका हो जाए बताते जाओ कि हो गया। या डन लिख दो। और लोगों का? अरे इतना 2 मिनट में होता है यार। डन डन, ठीक है। चलो। ठीक है, ऑलमोस्ट सबका बन गया है। जिनका नहीं बना है फटाफट अभी बना लो, 2 सेकंड नहीं लगेंगे यार। ये आपका बन गया। अब ये एलियस जो बन गया ना, इसका मतलब ये हुआ, और ये जो है आपकी एक साइन इन URL है फॉर IAM यूजर्स इन दिस अकाउंट। यानी आप जो भी यूजर्स यहाँ क्रिएट करेंगे उनको आपको ये वाला लिंक देना है, दैट्स इट। ये लिंक जैसे ही ओपन करेंगे, ये वाली लिंक, ये जो वाली लिंक है, इसको मैं ओपन करके यहाँ दिखाता हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही वो इस लिंक ओपन करेंगे, यहाँ पे सिंपली अकाउंट आईडी या अकाउंट एलियस मांगेगा। तो आपको आईडी देने की जरूरत नहीं है ना भाई, हम आईडी क्यों देंगे, ऑब्वियसली हमारे पास वो है ना, आईडी हम क्यों देंगे, वाई वी विल गिव द आईडी, वी विल गिव द एलियस नेम यहाँ पे। उसके बाद आप IAM का यूजर नेम देंगे, जो यूजर आपने क्रिएट किया रहेगा उसका यूजर नेम भी होगा, तो उसका यूजर नेम वो डालेगा और पासवर्ड यहाँ पे डाल देगा, दैट्स इट। और वो अकाउंट जो है वो लॉग इन कर पाएगा। ओके। चलो, पासवर्ड वही जो उसने सेट किया होगा। ये तो हो गया, हमने ये जो हमने किया वो सेटअप किया, एलियस को सेटअप किया। अब बात करते हैं यहाँ पे कि
ये जो IAM यूजर्स यहाँ बनेंगे, जो कि हम बाद में लेटर ऑन बनाएंगे, ठीक है, ये मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी है, इसको भी आप इनेबल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं भी करोगे कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो यूजर्स बनेंगे, इनको बिलिंग का एक्सेस नहीं होगा। जैसे बिलिंग का मतलब क्या होता है, जैसे अभी देखो ये ऑप्शन, ये यूजर नेम पे मतलब अपने अकाउंट नेम पे जाओगे, बिलिंग डैशबोर्ड पे क्लिक करोगे तो ये आपका बिलिंग डैशबोर्ड है, ठीक है। यहाँ पे आपको जितने भी बिल्स वगैरह आते हैं AWS के, जो भी बिल्स आएंगे वो आपको यहाँ पे दिखेंगे, सारा सारा डिटेल आपको दिखेगा, पेमेंट, क्रेडिट कार्ड, परचेज ऑर्डर, कॉस्ट एंड यूसेज, बजट्स एंड ऑल, सेविंग प्लान्स, ये सारी चीज़ दिखेंगे, ठीक है। बट ये एक्सेस उन IAM यूजर्स को नहीं होता है बाय डिफॉल्ट, तो ये एक्सेस आपको देना पड़ेगा IAM यूजर्स को, ताकि वो भी बिलिंग डिटेल्स सारी चीज़ें जो है वो चेकआउट कर पाए। तो उसको देने के लिए आपको सिंपली क्या करना है गाइज, आपको यही IAM वाले कंसोल में आना है, यूजर्स वाले सेक्शंस पे चले जाना है, क्योंकि यूजर्स को ही आप देंगे यहाँ पे। यूजर्स वाले सेक्शन पे आने के बाद यहाँ आप इस पे फिर से क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको एक अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा, आपको अकाउंट के ऑप्शन पे जाना है, यूजर सेक्शन पे आइएगा तभी जाइएगा वहाँ पे, यहाँ पे आपको आना है। यहाँ जब आप नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, बेसिकली कहाँ गया, नीचे स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे, तो यह स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे एक मिलेगा IAM यूजर एंड रोल एक्सेस टू बिलिंग इन्फॉर्मेशन, ये ऑप्शन मिलेगा आपको। इस ऑप्शन को यहाँ पे देखा, आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे एडिट पे क्लिक करना है, एंड यहाँ पे एक्टिवेट IAM एक्सेस, ये आपका शायद नहीं होगा ऑलरेडी टिक्ड, इसका ये टिक्ड नहीं होगा, इसको टिक करके अपडेट पे क्लिक कर दीजिए हो गया, इसको टिक करके अपडेट पे क्लिक करना है, ठीक है। Now your IAM users have access to the billing informations also ठीक है। चलो चलो हो गया इतना काम, आई होप कि आप सबका हो गया होगा, ठीक है। अब ये करने के बाद अब बारी आती है, हम जनरली बिलिंग इंफॉर्मेशन जो है, बिलिंग सेटअप जो है, बिलिंग डैशबोर्ड से जाके बिलिंग प्रेफरेंसेस जो हैं उनको सेटअप करें। ये क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही आप बिलिंग डैशबोर्ड पे जाते हैं गाइज, यहाँ पे, तो आप यहाँ पे नीचे आएंगे, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है बिलिंग प्रेफरेंस का, ठीक है भैया, इस पे आपको जाना है। बिलिंग प्रेफरेंस पे जाके आपको रिसीव PDF इनवॉइस बाय ईमेल, इसको टिक कर देना है। रिसीव फ्री टियर यूसेज अलर्ट्स, इसको टिक कर देना है, और यहाँ पे एक ईमेल आईडी दे देनी है, जिसपे आपको जो भी फ्री टियर का यूसेज अलर्ट होगा वो आएगा। जैसे आपने जब 80% यूज कर लिया रहेगा फ्री टियर का, तो उसका आपको वहाँ पे डिटेल जो आ जाएगा। फ्री टियर में क्या आपको मिलता है, आपको अगर नहीं पता तो देख लीजिए, AWS फ्री टियर यहाँ नीचे आओगे तो फ्री ट्रायल्स आपको मिलते हैं, 12 मंथ्स फ्री होता है, ठीक है, और कुछ सर्विसेज हमेशा के लिए फ्री मिलती हैं आपको, जो बहुत ही बेसिक सर्विसेज होती है। अब इस फ्री टियर में मिलता क्या है, देखो यहाँ पे आपको EC2 का एक्सेस मिलता है। EC2 को आप यूज कर पाएंगे 750 घंटे पर मंथ, 12 महीने तक। 12 महीने तक आप 750 घंटे पर मंथ जो है EC2 को यूज कर पाएंगे। उसमें भी कुछ पर्टिकुलर मशीन्स को ही आप चला पाएंगे, सारी मशीन्स को नहीं चला पाएंगे। अगर आप दूसरी मशीन्स ऑन करते हैं विच आर नॉट मेंशनड हियर, देन आपका चार्ज आएगा। जैसे कि आप लिनक्स, RHEL और SLES, T2 माइक्रो, T3 माइक्रो, ये सारी इंस्टेंसेस को चला सकते हैं, या फिर विंडोज T2 माइक्रो और T3 माइक्रो इंस्टेंसेस चला सकते हैं, ठीक है। आप लिनक्स T2 T3 भी चला सकते हैं, विंडोज T2 T3 इंस्टेंसेस भी चला सकते हैं। दूसरे इंस्टेंसेस आप नहीं चला पाएंगे, ठीक है, चलाएंगे तो आपका चार्ज लगेगा। उसके बाद आपको स्टोरेज मिलता है, अलग अलग वेब सर्विसेज आपको मिलती है। ये सारे जो है ना, आपको जो ये चीज़ मिलेगी, ये सारी क्लाउड सर्विस है बाई AWS। तो आपको फिर S3 मिलता है, जो स्टोरेज के लिए काम आता है, 5 GB की स्टोरेज मिलती है। Amazon RDS जो होता है, रिलेशनल डेटाबेस सर्विस, ये आपको मिलता है, जिसमें आप MySQL, MSQL, ये सारी डेटाबेसेस जो है वो चला सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे रेड शिफ्ट करके इनका एक सर्विस आता है, ठीक है, डेटा वेयर हाउसिंग का सर्विस है एक तरह का। ये भी आपको मिलता है 2 मंथ्स का। यहाँ पे कितने नोड और आप चला सकते हैं, मतलब ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखा रहा है, सारी चीज़ें बताएगा। उसके बाद अमेजन का ओपन सर्च सर्विस आपको देता है, SNS सर्विस मिलता है। ऐसे देर आर मल्टीपल सर्विसेज जो आपको फ्री टियर में मिलती है। तो बेसिकली जो आप यहाँ पे फ्री टियर यूसेज अलर्ट सेटअप कर रहे हैं, उससे आपका ये मतलब है कि आपका जब भी कोई यूसेज 80% से ऊपर जाता है, 80% क्रॉस करेगा जनरली, तो आपको एक मेल आ जाएगा कि आपका फ्री टियर का ये सर्विस आपने 80% से ऊपर यूज़ कर लिया है। अब या तो आप इसको स्टॉप कर दें, या तो अगर 100% से ऊपर होगा तो आपका चार्ज आना शुरू हो जाएगा
ठीक है, रिसीव बिलिंग अलर्ट चाहिए तो आपका टिक होगा शायद मेरे ख्याल से। उसका सेव प्रेफरेंसेस पे क्लिक कर दीजिएगा, दैट्स ऑल। आपका ये काम जो है ये काम हो गया। ओके, अब यहाँ पे बात करते हैं कि बजट एंड अलार्म का। अब ये बजट एंड अलार्म का क्या मतलब होता है ये मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। ठीक है, जैसे कि आपने क्या किया, आप चाहते हो कि मेरा एक महीने में एक फिक्स चार्ज से ज़्यादा जो है आपका चार्ज AWS में या AWS से डिडक्ट ना हो, आपके अकाउंट से डिडक्ट ना हो या आपके डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से डिडक्ट ना हो। तो इसके लिए आप क्रिएट कर सकते हैं बजट। ठीक है भैया, तो बजट के लिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये रहा बजट। बजट का एक ऑप्शन मिल रहा होगा यहाँ पे, आपको इस ऑप्शन पे जाना है, बजट पे। बजट पे क्लिक करके आप यहाँ जाएंगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मेरा एक ऑलरेडी बजट बना हुआ है। ठीक है, तो हम एक नया बजट बनाते हैं। आप नया बजट बनाएंगे, पहली बार ही बनाएंगे, तो आपको क्रिएट बजट पे क्लिक करना है। क्रिएट बजट पे पहली बार आपके यहाँ पे लिस्ट में कुछ नहीं होगा, सबसे पहले आप क्रिएट बजट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, एवरीवन डूइंग, साथ में कर रहे हो ना यार, नहीं तो फिर मजा नहीं आएगा, याद रखिएगा। रिकॉर्डिंग में आप कर नहीं पाओगे, मजा नहीं आता है फिर। सब लोग साथ में कर रहे हैं ना, एटलीस्ट ब्राउजर में करना है, कोई बहुत बड़ा लोड है नहीं, है ना, आराम से काम हो जाएगा। चलो अच्छी बात है, आज 20 लोग आ गए यार, मतलब मेरे को लग रहा है मैं किसी और बैच में क्लासेस ले रहा हूँ, मतलब किसी और की वो क्लासेस ले रहा हूँ। कैसे कैसे आ गए यार 20 लोग यार, पूरा अद्भुत नज़ारा है ये। चलो अद्भुत है आप लोग। ओके, तो मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, मैं मेरे दिमाग में बार बार आ रहा है कि 20 आ गए हैं, 20 आ गए। माइंड डाइवर्ट हो रहा है मेरा, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे अब आ रहे हैं बजट वाले में। नया बजट में आपको नया बजट बनाना है बेसिकली, तो आपको यूज़ अ टेम्पलेट। अगर आपको कोई मतलब एडवांस टेम्पलेट वगैरह यूज़ करना है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज ये डिफ़ॉल्ट आप छोड़ दीजिए, जो इनका नॉर्मल टेम्पलेट है वही यूज़ करेंगे, टेम्पलेट से कुछ नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ रहा है ना कि आपके मैच के अकॉर्डिंग किस टाइप का बजट आप सेट करना चाहते हैं। जीरो स्पेंड बजट चाहते हैं, यानी कि क्रिएट अ बजट दैट नोटिफाइज when once your spending exceed $0.01 which is above the AWS free tier limit, यानी जैसे ही आपका $0.01 से बढ़ेगा ना आपका स्पेंड, तुरंत आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। एक मंथली कॉस्ट बजट है, एक डेली सेविंग प्लान्स बजट है, एक डेली रिजर्वेशन यूटिलाइजेशन बजट है। इसमें सबसे बढ़िया जो है ना आपके लिए ये होता है आपका मंथली कॉस्ट बजट। क्यों? क्योंकि आपको मंथली बेसिस पे मंथली बजट दैट नोटिफाई इफ यू एक्सीड और आर फोरकास्टेड टू एक्सीड द बजट अमाउंट, जो भी आपने बजट अमाउंट सेट किया है उससे ज़्यादा ये फोरकास्ट कर दे अगर आपका AWS अकाउंट, या फिर उससे ज़्यादा आपने यूज़ कर लिया। फोरकास्ट का मतलब होता है ना एक एजम्पशन। जैसे मान लो आपका AWS अकाउंट जो है ना ये दो तरीके से काम करता है। देखो, बिलिंग डैशबोर्ड पे जाओगे, बिल्स पे, तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है ना, यहाँ पे आपको तो बिल वगैरह बताया जाएगा, जो भी आपका आपका जो भी कॉस्ट आया रहेगा वॉट। इसमें ना आपको एक फोरकास्टिंग बिल भी आपको बताया जाता है। ठीक है ना, कि मंथली फोरकास्टिंग मतलब मंथ में कितना आप अगले मंथ में या इस मंथ में आप कितना आपका खर्च हो सकता है, ये एक फोरकास्ट किया जाता है, पहले ही से एजम्पशन किया जाता है। तो उससे भी ज़्यादा बढ़ेगा तो आपको, तो ये मंथली कॉस्ट बजट इज़ द बेस्ट ऑप्शन टू गो विथ। तो आप ये चूज़ कर सकते हैं। बजट का नाम आप कुछ भी दे दीजिए, फलाना ढिकाना ABCD, जो चाहिए दे दीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ बात करते हैं कि एंटर योर बजट अमाउंट इन डॉलर। डॉलर में आपको ऐड करना है, तो बजट अमाउंट आपका मैक्सिमम कितना हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने जो है $5 आई थिंक दिया हुआ था पिछले बार। तो $5 $10 जो भी आपकी कैपेसिटी है, आप सोच रहे हैं कि $5 से ज़्यादा मैं मंथली स्पेंड नहीं कर सकता, अगर गलती से भी कुछ स्पेंड हो जा रहा है तो मैं 5 से तो ज़्यादा नहीं जाऊँगा, सीधी सी बात है। तो ये आप $5 $10 $20 जो भी है वो सेटअप कर सकते हैं। $5 इज़ द मिनिमम आप करेंगे तो बेटर है मेरे ख्याल से, है ना। उसके बाद आता है ईमेल रिसिपेंट्स। स्पेसिफाई द ईमेल रिसिपेंट्स यू वांट टू नोटिफाई। जो भी आपका थ्रेशोल्ड जब आपका पहुंच जाएगा $5 तक, तो किस ईमेल आईडी पे आप चाहते हैं नोटिफिकेशन, तो ईमेल आईडी दे दीजिए। ठीक है ना, तो आप बेसिकली यहाँ पे मल्टीपल ईमेल आईडीज दे सकते हैं। ऐसा होता है ना कई बार कि कुछ ईमेल आईडीज का एक्सेस आपके पास अभी नहीं है, बाद में होगा, या एक फ़ोन में है दूसरा, फिर दूसरा फ़ोन आपके साथ है उसमें दूसरा ईमेल आईडी है, तो आप यहाँ मल्टीपल ईमेल आईडी जो भी आपका वर्किंग है दे दीजिए, ताकि एक जगह छूटे तो दूसरा जगह दिख जाए आपको, है ना। क्योंकि तो यहाँ पे आप वो दे सकते हैं। इतना करने के बाद सिंपली आपको क्रिएट बजट पे क्लिक कर देना है, दैट्स इट। क्रिएट बजट पे क्लिक करेंगे, आपका इस तरह का वापस से ये पेज ओपन हो जाएगा। अरे भाई बजट पे क्लिक कर लो, इस तरह का आपका पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपका बजट जो है वो तैयार होके
आ जाएगा, ठीक है। सो मैंने मैंने $10 का दिया हुआ है क्या? हाँ ठीक है, मैंने $10 का दिया है, आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे करंट वर्सेज बजटेड में आप देख सकते हैं, करंट जो मैंने बजट सेट किया है उसका 0.96% यूज हो चुका है ऑलरेडी, यानी $0.1 ऑलरेडी हमारा स्पेंड हो चुका है, जबकि मैंने कुछ ऐसा सर्विस यूज भी नहीं किया। एक S3 यूज कर रहा हूँ मैं फिलहाल के लिए, करेंटली स्टोरेज के लिए थोड़ा बहुत वेबिनार का, बस, और कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहा, तो उसका वही स्टोरेज का जो बैंडविड्थ का जो है ना वो लगा होगा, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ हमारा जो है भैया बजट बन के तैयार हो चुका है। चलिए ये बन गया, दैट्स इट। तो आपका बजट अलार्म आपने सेटअप कर लिया, आपने IAM यूजर्स के बारे में देखा। IAM बेसिकली हमने अभी क्या क्या अभी देखा था, तो हमने IAM यूजर्स के बारे में देखा, IAM के बारे में पढ़ा, मतलब यूजर्स अभी बनाया नहीं अपन ने, IAM के बारे में देखा हमने यहाँ पे बजट अलार्म क्रिएट किया, हमने यहाँ पे बिलिंग प्रेफरेंसेस को देखा, ठीक है। ये जो मेन, जो बहुत ही बेसिक चीज़ है, और अकाउंट एलियस को सेटअप किया। बहुत बेसिक जो चीज़ है हमने वो काम कर ली, ठीक है। अब बारी आती है यहाँ पे टूल्स जो हमें रिक्वायर्ड होंगी थ्रू आउट, या हो सकती हैं, उनको पहले ही यूज़ कर ले, इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। तो भैया यहाँ पे सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे आपके लिए मैं बताता हूँ। यहाँ पे आपको अगर टूल्स यूज़ करने हैं तो AWS के लिए एक टूल आता है AWS CLI बाय AWS itself, AWS CLI, ठीक है। AWS CLI, आप बस ये AWS CLI गूगल में सर्च कीजिए, एंटर कीजिए, ठीक है। एंटर करेंगे तो आपको पहला जो लिंक आएगा, इसमें इंस्टॉलिंग और अपडेटिंग द लेटेस्ट जो है ना, ये बेसिकली गाइड है, सेटअप गाइड है, जहाँ से आप इसकी गाइड को देख सकते हैं कैसे करना है। आप इसको ओपन कर लीजिएगा, इंस्टॉलिंग और अपडेटिंग टू द लेटेस्ट, ये सेकेंड वाला ऑप्शन, इस पर क्लिक कीजिएगा, आपको इसका डॉक फाइल खुल जाएगा बेसिकली। इंस्टॉलिंग और अपडेटिंग द लेटेस्ट वर्जन ऑफ AWS CLI, ये बेसिकली AWS CLI है, जहाँ पे आप CLI के थ्रू AWS से इंटरैक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। जो भी AWS में कमांड्स के थ्रू इंटरेक्शन आप कर सकते हैं। नीचे आएंगे गाइस, तो आप इस टूल को लिनक्स, मैकओएस और विंडोज तीनों प्लेटफॉर्म पे इंस्टॉल कर सकते हैं। लिनक्स के लिए आपको यहाँ पे गाइड मिला हुआ है कैसे आपको लिनक्स पे करना है। बेसिकली आपको लिनक्स 64 बिट है अगर आपका, या जो भी है 32 बिट x64 बिट है अगर आपका, तो आपको सिंपली कर्ल का ये कमांड डालना है, ठीक है। और उसके बाद आपको sudo ./aws इंस्टॉल कमांड चला देनी है, एंड आपका AWS CLI इंस्टॉल हो जाएगा। लिनक्स ARM अगर आप यूज़ करते हैं तो आप ये कमांड चला लीजिए। उसके अलावा गाइज यहाँ पे आप आएंगे तो ये करंट इंस्टॉलेशन को अपडेट वगैरह करने के लिए, असेंबलिंग वगैरह के लिए ये एक एडिशनल कमांड है, ठीक है। ज़रूरत है नहीं है, वो आपकी यूज़ केसेस के ऊपर है। एंड उसके बाद यहाँ आप आएंगे लिनक्स के, इसमें और भी कुछ इंस्ट्रक्शंस है, उसको आप पढ़ सकते हैं। मैकओएस के लिए आएंगे तो मैकओएस में भी आप यहाँ पे GUI इंस्टॉलर है, कमांड लाइन इंस्टॉलर है, ठीक है ना। तो आप दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हैं। कमांड लाइन में आएंगे तो आपको ये कमांड लाइन इंस्टॉलर का कर्ल के थ्रू आप कर सकते हैं। GUI के लिए आपको यहाँ पे पैकेज फाइल जो है मैकओएस का, उसको यूज करके आप डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। बट हमें, अब हमारे को मतलब है विंडोज़ वाले से, हम विंडोज़ पे ही करेंगे सारा कुछ, क्योंकि लिनक्स की ज़रूरत है नहीं अभी फ़िलहाल के लिए। आप लिनक्स पे अगर प्रीफर करते हैं तो लिनक्स पे भी सारा कमांड, ईच एंड एवरी कमांड विल बी सेम, बिकॉज हम लिनक्स का CLI, हम लिनक्स का टर्मिनल नहीं यूज कर रहे हैं इसमें कमांड चलाने के लिए, हम उसके अंदर AWS का CLI पैकेज यूज कर रहे हैं। यानी कि AWS का CLI पैकेज का मतलब ये हुआ कि AWS के जितने भी कमांड्स होंगे CLI वाले, वो सारे सेम ही होंगे, वो लिनक्स पे चलाओ, मैकओएस पे चलाओ, विंडोज पे चलाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो आप जैसे कंफर्टेबल है कर लीजिएगा। फिलहाल के लिए विंडोज के लिए आपको डाउनलोड एंड इंस्टॉल का बहुत ही सिंपल सा तरीका दे रखा है 64 बिट के लिए। यहाँ पे आपको क्लिक, एक सेकेंड, हाँ जी, हाँ जी, आ गया, 1 मिनट, एक सेकंड गाइज, आप लोग होल्ड कीजिएगा 1 सेकंड।
ठीक है, ओके। सो एम ऑडिबल, एक बार देख लूँ आवाज़ आ रही है, इसमें तो आ रही है, इधर आ रही है। हेलो हेलो हेलो, हाँ आ रही है। चलो, तो कहाँ थे हम, कहाँ थे यार, अरे इधर थे ना यार, कहाँ थे। विंडोज़ के लिए आपको गाइज आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। या तो आप इसका MSI फाइल जो है, एग्जीक्यूटेबल फाइल, इसको आप इस डाउनलोड कर लीजिए इस लिंक पे डायरेक्टली जाके। या तो आप इस कमांड को कमांड प्रॉम्प्ट में डायरेक्टली एग्जीक्यूट करके भी आप कर सकते हैं, आपका इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। मतलब कि ये वाला कमांड आप कॉपी कर लीजिएगा एंड बेसिकली एंड कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर लीजिएगा यहाँ पे, इसको पेस्ट कर दीजिएगा इस तरीके से एंड एंटर कीजिएगा, तो आपका वैसे भी इंस्टॉलर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ओके, इस तरीके से आपका AWS CLI वाला इंस्टॉलर स्टार्ट हो जाएगा। बट यहाँ पे फिलहाल के लिए ऑलरेडी मेरा इंस्टॉल्ड है, तो मैं इसको इंस्टॉल नहीं करूँगा। आप सिंपली नेक्स्ट नेक्स्ट करके जो भी ऑप्शन आएगा नेक्स्ट कर दीजिएगा। पाथ में ऐड करने का ऑप्शन आएगा, वो ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे ये ज़रूर कर दीजिएगा, जस्ट वेट। यहाँ नेक्स्ट 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 कर दीजिएगा, एग्रीमेंट एग्री कर दीजिएगा, नेक्स्ट कर दीजिएगा। यहाँ पे आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे भी आपको नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। एंड यहाँ पे उसके बाद जो है आप इसको इंस्टॉल पे क्लिक कीजिएगा, इंस्टॉल हो जाएगा एंड डन। इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पे गाइज आपको सिंपली क्या करना है, CMD को आप क्लोज कर दीजिएगा अपने टर्मिनल को एंड दोबारा ओपन कीजिएगा, ठीक है। अगेन अगेन आप ओपन कीजिएगा, इस तरीके से आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप सर्च चेक कर लीजिएगा आपका इंस्टॉल हुआ है सही से या नहीं। AWS हाइफन हाइफन वर्जन, VIVRSION, ये आप कमांड चला के आप देख लीजिएगा, AWS हाइफन हाइफन वर्जन। अगर यहाँ पे आपका वर्जन डिटेक्ट हो जा रहा है, इसका मतलब आपका सक्सेसफुल इंस्टॉल हो चुका है। तो यहाँ पे AWS CLI 2.11.7 जो है हमारा वर्जन इंस्टॉल हुआ है। आप में से सबका हो गया ये चीज़, बताइए आपका वर्जन डिटेक्ट हो रहा है, आ रहा है। ठीक है, चलो हो रहा है सबका, बहुत बढ़िया। चलिए, तो इतना हो गया, ये सिंपल सा एक काम था, ये भी आपका हो गया। इसके अलावा गाइज एक और टूल की ज़रूरत आपको पड़ सकती है डिप्लॉयमेंट वगैरह के लिए। थोड़ा बहुत छोटा मोटा काम हम करेंगे वैसे, अगर ज़रूरत पड़ी तो लेकिन आप उसको इंस्टॉल करके रखिएगा, ठीक है ना। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, और बहुत लोगों के पास ऑलरेडी होगा भी शायद। विजुअल स्टूडियो कोड, विजुअल स्टूडियो कोड, ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लीजिएगा। बेसिकली कोडिंग वगैरह के लिए एक तरह का ID इसको आप बोल सकते हो, ठीक है ना। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट किट जो होता है, इन्वायरमेंट, सॉरी इन्वायरमेंट, इसको आप क्या कीजिएगा, विंडोज़ के लिए डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। सिंपल डाउनलोड कीजिए, एग्जीक्यूट कीजिए, दैट्स इट, इंस्टॉल हो जाएगा। आई थिंक काफ़ी लोगों का ऑलरेडी ये होगा शायद, है ना। हार्दिक सुना है। हार्दिक ने सुना है इसको, वाह। अरे तुम लोग तो प्रोग्रामर ही हो यार, कोडर ही हो। अरे मुझे पता है मोहित, पता है मुझे, मजे ले रहा है वो। चलो चलो ठीक है, अच्छी बात है। आप लोगों ने सुना है तो अच्छी बात है। तो यहाँ पे दो जो टूल्स हैं फिलहाल के लिए आपको मैंने बता दिए, ये दोनों आप कर लीजिएगा सेटअप, दैट्स इट, ओके। अब थोड़ा सा बात करते हैं, अब थोड़े से थियरी टॉपिक्स पे हम आते हैं, थोड़ा थियरी पार्ट पे आते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। एंड उसके बाद जो है हम प्रैक्टिकल वाले और डिप्लॉयमेंट केसेस डिप्लॉयमेंट्स में आ जाएंगे, या जो भी हमें काम करना है, रीजन्स में हमें सर्विस वगैरह सेटअप करने हैं या सर्विसेज वो करनी है, वो सारा चीज़ जो है हम करने वाले हैं, ठीक है। तो दिल थाम के बैठिए, सीट बेल्ट बांध लीजिए एंड हम जो है स्टार्ट करेंगे अभी अभी देखो। ओके, सो गाइस, अब बात करते हैं यहाँ पे। इधर में ब्लैक ब्लैक है क्या, इसको ब्लू कर देते हैं ना, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे हम बात करते हैं गाइज कुछ स्टोरेज सिस्टम्स के बारे में पहले जानते हैं, ठीक है। कुछ स्टोरेज सिस्टम जो क्लाउड में आपके आपको उससे बेसिकली फैमिलियर होना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो हम पहले जो स्टोरेज सिस्टम के बारे में बात करते हैं उसको हम बोलते हैं ब्लॉक स्टोरेज सिस्टम। ब्लॉक स्टोरेज सिस्टम, अभी मैं बिल्कुल गाइज बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूँ, आपको कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स के बारे में, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज के बारे में, इंपॉर्टेंट
कंसेप्ट्स के बारे में बता रहा हूँ जो कि आपको आगे चल के कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। ब्लॉक स्टोरेज सिस्टम पहले क्या होता है, देखो जो भी आपके हार्ड डिस्क्स हैं या पेन ड्राइव्स हैं, मेमोरी कार्ड्स हैं, एसएसडीज हैं, एसडीडीज हैं, वही हार्ड डिस्क हैं, ठीक है, ये सारे जो है ब्लॉक स्टोरेज के कैटेगरी में आते हैं। आपके एच हो गए, आपके एस हो गए, या आपका फ्लैश ड्राइव हो गया, ठीक है, ये सारे आपके ब्लॉक स्टोरेज के कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। अब मान लो ये एच है, ये एस है, कुछ भी है, इसमें आप OS वगैरह भी इंस्टॉल करते हो, या फ्लैश ड्राइव है, कुछ भी है, आप OS वगैरह इंस्टॉल करते हो, ठीक है ना। आप इसमें OS इंस्टॉल कर लोगे, ये एक तरह का वॉल्यूम, मतलब इसको ये तो नहीं होगा बेसिकली इसको एज अ वॉल्यूम देखा जाता है। आपके जो आपका OS है, इसको वॉल्यूम की तरह दिखता है आपके हार्ड डिस्क वगैरह को, SSD को वगैरह को। एंड बेसिकली इसको आप फॉर्मेट कर सकते हो, पार्टीशन फॉर्मेट वगैरह कर सकते हो, पार्टीशन कर सकते हो, ठीक है। फॉर्मेट मतलब फाइल सिस्टम असाइन कर सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप इसमें करते हो, ये दिस इज़ अ वेरी जनरल थिंग, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं गाइस कि ये तो ब्लॉक स्टोरेज हो गया। अब यहाँ पे बात करते हैं कि नेटवर्क स्टोरेज सिस्टम्स क्या होते हैं। ये ब्लॉक स्टोरेज का एक एग्जांपल हो गया। एक ऐसा ही होता है आपका नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज, ठीक है। ये भी एक तरह का स्टोरेज सिस्टम होता है। इसको हम बेसिकली शॉर्ट फॉर्म NAS बोलते हैं, NAS, ठीक है। ये एक तरह का फाइल स्टोरेज सिस्टम के अंदर आता है। यू कैन से ब्लॉक स्टोरेज, फाइल स्टोरेज, ठीक है। तो फाइल स्टोरेज में आपका NAS आता है, नेटवर्क अटैच स्टोरेज होता है। अब इसमें क्या होता है, नेटवर्क अटैच स्टोरेज में क्या होते हैं, जैसे अब जैसे मान लो ये आपका NAS है, मान लो ये आपका NAS है। अब इसके अंदर क्या होता है ना, इसके अंदर आपके मल्टीपल डिस्क्स रहते हैं, मल्टीपल स्टोरेज डिस्क्स होते हैं। वो SSD भी हो सकते हैं, सॉरी SSD क्या होता है यार, ये SSD, वाह। उसके अंदर आपके मल्टीपल SSDs भी हो सकते हैं, HDDs भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे हो सकते हैं, SSDs हो सकते हैं, SSD हो सकते हैं, जो भी आप जिस टाइप की भी स्टोरेज यूज़ करना चाहोगे, टाइप की स्टोरेज आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है, NAS के अंदर में। बेसिकली ये क्या करते हैं, इन सारे फाइल सिस्टम को ओवर द इंटरनेट आपको एक्सेस दिलवाते हैं, ठीक है। बस यही चीज होता है, ओवर द इंटरनेट। तो यानी कि ये NAS जो होते हैं, ये स्विच के थ्रू बेसिकली आपको इंटरनेट, ओवर द इंटरनेट आपको क्या करते हैं, इंटरनेट के थ्रू क्या करते हैं, आपको एक्सेस देते हैं, किसकी, इन सारे स्टोरेज डिवाइसेस की। यानी कि आप जो भी डेटा है इसमें क्या होता है, इसमें जो भी है डेटा होता है, आप इसमें सारे डेटा डाल सकते हैं। एंड NAS के थ्रू आप उसको इंटरनेट से, आप कहीं से भी दुनिया में कहीं पे भी हो, आप उन डेटास को एक्सेस कर सकते हैं। ये फाइल स्टोरेज सिस्टम्स में आपका आता है। और लास्ट जो होता है हमारा, वो है ऑब्जेक्ट स्टोरेज सिस्टम, ऑब्जेक्ट स्टोरेज सिस्टम, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि जो यूजर है अपना, वो ऑब्जेक्ट्स को अपलोड भी करता है और रिट्राइव भी करता है किसी एक वेब ब्राउजर का यूज करके क्लाउड में, ठीक है। मतलब कि ये सिंपल सा हो गया, मतलब कि ये आपका क्लाउड है, ठीक है। ये यूजर है, यूजर क्या करता है, ब्राउजर का यूज करता है, एंड ये क्या करता है, अपलोड भी करता है एंड डाउनलोड भी करता है, ठीक है। अपलोड भी करेगा एंड डाउनलोड भी करेगा। किस चीज को अपलोड एंड डाउनलोड करेगा, ऑब्जेक्ट्स को, ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है। ओके, और ये ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ये फाइल्स होती हैं, वीडियोज हो सकती हैं, इमेजेस हो सकती हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपकी ऑब्जेक्ट्स होती हैं, जो भी बेसिकली आप फाइल्स, वीडियोज, इमेजेस जो भी होती है, वो सारी चीज़ें। अब इसको अपलोड करने में, डाउनलोड करने में HTTP प्रोटोकॉल का यूज होता है, ये तो आपको पता ही होगा। HTTP प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है, ठीक है ना। एंड किसके साथ यूज किया जाता है HTTP प्रोटोकॉल को,
किसके साथ यूज किया जाता है? आप फाइल्स को अपलोड डाउनलोड कैसे कर पाते हो? HTTP प्रोटोकॉल को किसके साथ यूज करके? बताइए जरा, कोई माइक ऑन करके, चैट में मत बोलिएगा। कोई माइक कर, क्या? FTP, हाँ, और कोई? FTP, और कोई? कोई भी फाइल, जैसे आप शेयरिंग वगैरह हो गई, आप लोग सर्वर के साथ वो करते हो, तो किसके थ्रू वो आती है? फिर जाती है, रिक्वेस्ट आएगी, रिक्वेस्ट जाएगी, ये सब किसके थ्रू होता है? ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये आपके होते हैं रेस्ट एपीआईज के थ्रू। रेस्ट एपीआईज के थ्रू। रेस्ट एपीआईज के थ्रू का मतलब क्या हो गया? कौन सी चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, आपको याद आया? मैं आपको गेट पुट की बात कर रहा हूँ। गेट, पुट, डिलीट, डिलीट, या फिर सिलेक्ट, SELECT, सिलेक्ट, या फिर पोस्ट भी होता है आपका, ठीक है ना? ये सारी चीज़ों की मैं बात कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है? सॉरी सॉरी, ये क्या खुल गया? HTTP मेथड्स, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। दीज आर द HTTP मेथड जिसकी बात कर रहा हूँ। रेस्ट एपीआईज आप इनको बोल सकते हैं। ये रेस्ट एपीआईज होते हैं, मतलब आराम करते हुए एपीआईज होते हैं। बेसिकली आपको गेट पुट के थ्रू, जैसे आपको कुछ रिक्वेस्ट करनी हो, गेट हो गया, आपको पुट कहीं से आपको रिस्पॉन्स वो आ रहा है, डायरेक्टली आप इंटरेक्ट कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको रेस्ट एपीआईज के थ्रू जो है, आप ऑब्जेक्ट्स की लेनी देनी जो है आप करते हो। यानी कि अगर ऑब्जेक्ट्स को अपलोड करना है, तो डाउनलोड करना है, तो आप सारी चीज़ें इसके थ्रू करते हो। ये जो तीन चीज़ें थी, ब्लॉक स्टोरेज सिस्टम्स, फाइल स्टोरेज सिस्टम्स एंड ऑब्जेक्ट स्टोरेज सिस्टम, ये तीन तरह के सिस्टम्स यहाँ पे आपके होते हैं क्लाउड के अंदर में, ठीक है? अब क्लाउड के अंदर जब बात करेंगे ना गाइस, तो आप क्लाउड के अंदर जब आप चीज़ों को पढ़ोगे, ठीक है, AWS वगैरह पढ़ोगे, AWS पे आप रीजन्स वाइज या जैसे भी करो, किसी भी पर्टिकुलर रीजन में आप कोई सर्वर डिप्लॉय कर रहे हो, कोई एप्लीकेशन डिप्लॉय कर रहे हो, डायरेक्टली वो कर रहे हो, कोई लोड बैलेंसिंग का काम कर रहे हो, ठीक है ना, या फिर किसी एक हाइब्रिड क्लाउड को सेटअप का अंडरस्टैंडिंग जो है वो समझ रहे हो, प्राइवेट क्लाउड सेटअप कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आपको वहाँ पे ना ज़रूरत किस चीज़ की पड़ती है? नॉलेज की। आपको आपको वहाँ पे एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, नेटवर्क का। नेटवर्क का कंसेप्ट अगर आप में से किसी का क्लियर नहीं है, तो फिर आपको भैया थोड़ा इशू आएगा, ये बात याद रखिएगा। आपको नेटवर्क का कंसेप्ट बिल्कुल भी क्लियर होना चाहिए। ओके, आई होप आप में से नेटवर्क का कंसेप्ट सबका क्लियर होगा। नेटवर्क का मतलब, नेटवर्क के कंसेप्ट का लेना से मेरा मतलब क्या है कि आईपी एड्रेस या सबनेट हो गया, ये ये जो पोर्ट हो गया, इन सब से रिलेटेड मैं कंसेप्ट की बात कर रहा हूँ। सबका क्लियर है ये कंसेप्ट ना? आईपी, पोर्ट, ये क्या होता है और? अरे यार, मतलब अरे वही आईपी हो गई, पोर्ट हो गई, और क्या, सबनेट हो गया। सबका क्लियर है? बेसिक चीज़ है ये। तो नेटवर्क में आपने नेटवर्किंग का क्लास नहीं लिया था क्या आप लोगों ने? नेटवर्किंग क्लास हुई थी यार शायद। सबका क्लियर है? सबनेट में थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। सबनेट में क्या कंफ्यूजन है? सबनेट तो सब बहुत आसान चीज़ होती है, कुछ होता ही नहीं है सबनेट तो। चलो, चलो ठीक है, सबनेट का थोड़ा सा आपका हम दूर करेंगे। बाकी बहुत कम लोगों ने ज्वाइन किया, फिर तो ये तो उनकी गलती है। ये तो उनकी गलती है, कोई बात नहीं। चलो कोई ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब मुझे जिससे मैं पूछूंगा प्लीज़ बताइएगा, ठीक है? जिससे मैं पूछूंगा प्लीज़ वही बताइएगा, बाकी लोग एकदम साइलेंट हो जाइएगा, ठीक है? मुझे यश बताओ, माइक ऑन करो। हाँ ठीक है यश, मैं तुम्हारा सबनेट का तो कोशिश करता हूँ क्लियर करने का, ठीक है ना? आई विल ट्राई कि तुम्हारा सबनेट मैं क्लियर कर दूँ, मतलब थोड़ा समझा के। बाकी तुम नॉर्मल एक क्वेश्चन का आंसर दो, जो हमारी आईपी एड्रेस होती है ना? हाँ, तो बेसिकली
आईपी एड्रेस डिवाइड किस फॉर्म में किया जाता है, किस फॉर्म में डिवाइडेड होता है? ऑक्टेट में। ठीक है, उस ऑक्टेट में डिवाइड होता है। ऑक्टेट, उस ऑक्टेट का मतलब क्या होता है, क्या होता है उसका मतलब? ऑक्टेट का मतलब बताइए। ओके ओके, ठीक है, 4 ऑक्टेट में डिवाइड होती है। ओके, चलो मोहित तुम बताओ। क्या होता है, क्या एक ऑक्टेट 8 बिट का रहता है? अच्छा ठीक है, और हाँ, क्यों 255 तक ही क्यों लेके जा सकते हैं, 230 तक क्यों नहीं लेके जा सकते, या 300 क्यों नहीं लेके जा सकते? अच्छा ठीक है। सयान, कुछ बताना चाहोगे इसके ऊपर? सयान जी बताइए। चलो 1 मिनट तुम्हारा अब होता रहेगा। सुमित तुम बताओ कुछ। बताइए। नहीं नहीं, तुमसे तो यश हो गई है बात, अब तुम नहीं बताओगे कुछ भी। सुमित तुम बताओ। क्वेश्चन नहीं पता है? तो अभी तुम कहाँ थे अभी जब मैं कोई क्वेश्चन किया तो? कोई अब, तब तो भाई तुम रहने दो, तुम बंद करो, तुम दो चीज़ एक साथ कर रहे हो, फिर वो कुछ कोई फायदा नहीं है। राजकुमार तुम बताओ। या तो तुम ऑफिस का मीटिंग अटेंड करो, या तो तुम ये अटेंड कर लो, दो चीज़ एक साथ कैसे हो सकती है यार? यहाँ पे तुम प्रेजेंट रहोगे, काम कैसे हो चलेगा? राजकुमार तुम बोलो। हाँ ठीक है, राजकुमार बोलो। बोलो भाई बोलो, आंसर करो। नहीं पता? ठीक है, विकास कुमार दोरा बताइए। तुम लोगों का यार आईपी का एक सिंपल कंसेप्ट पे तुम बोल नहीं पा रहे हो, कैसे काम चलेगा? बाकी लोगों ने थोड़ा बहुत कुछ बोला भी एटलीस्ट। चलो अमित दुबे। हम्म हम्म, ठीक है, चलो ठीक है। और अमित दुबे जी बताइए। ऑफिस में हो? वाह यार, काय के लिए ज्वाइन किए हो तुम भाई ऑफिस से? तुम तो कभी माइक ओपन नहीं कर पाते भाई। कोई बात नहीं, चलो अच्छी बात है। वेद प्रकाश बताइए आप। हम्म हम्म ठीक है। 8 बिट का होता है पर सेक्शन, है ना? क्यों 8 बिट क्यों होता है, 10 बिट क्यों नहीं होता है? अच्छा, ऑक्टेट, ऑक्टेट का मतलब क्या होता है? किस टाइप का? अच्छा, कैसा ऑक्टेट? हाँ 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 बोलो। हम्म हम्म तो टू, हाँ हाँ, तो 256 होता है, 256 हो जाता है ना? 256 क्यों नहीं होता है, फिर 255 ही क्यों रहता है? अच्छा, 256 से ज़्यादा रहेगा तो ऑक्टेट नहीं, मतलब 255 से ज़्यादा रहेगा तो ऑक्टेट नहीं होगा?
अच्छा अच्छा। हम्म हम्म। ठीक है। असाइनिंग असाइनिंग का आपको आइडिया है कैसे असाइन होता है, बिट्स कैसे असाइन होते हैं? ना ना ना, क्लास क्लास ए नहीं, मैं क्लास ए बी नहीं नहीं नहीं, क्लास क्लास ए क्लास बी से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। मेरे पास एक आईपी है, मान लो 192.168.29.1 मेरी ही आईपी है करेंटली, जो गेटवे आईपी है। इसका असाइनिंग कैसे कैसे असाइनिंग होती है इसकी? नहीं नहीं यार, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ 192 आया, ठीक है? 192 को कैसे डिस्प्ले करोगे तुम? ऑक्टेट फॉर्म में 192 को तुम कैसे ब्रेक डाउन कैसे करोगे? अगर तुमको उसको ब्रेक डाउन करना हो 192 को, ये तो डेसिमल में हुआ। वो हो जाएगा तो वो किस कैसे पता चलेगा कि किस टाइप के उसमें फॉल कर रहा है ये? मतलब कौन कौन से आपके डेसिमल जो आपके नोटेशंस होते हैं, 2 टू दी पावर आपने जो बोला, 2 टू दी पावर 1 2 3 4 जो भी होता है ना, या 8 तक जाता है ना? तो वो वाली जो चीज़ है वो किस में फॉल करेगी 192? कैसे पता चलेगा किस किस से मिलके बनी हुई है? हाँ, चलो ठीक है ठीक है ठीक है, चलो। ओके, म्यूट करो, एक बार म्यूट करो। ओके, मैं आप लोगों को बताता हूँ टेबल के हिसाब से, ठीक है ना? इसका मोस्टली आंसर सही था, वेद का, मतलब 90% सही था उसका। एंड उसने कुछ मतलब वो शायद समझ नहीं पा रहा था मेरा क्वेश्चन, या तो जो भी था। तो मैं आपको थोड़ा क्लियर करता हूँ एक चीज़। आईपी को लेके आप लोगों का कंसेप्ट बहुत ख़राब है, ठीक है ना? एक इसका छोड़ दें अगर वेद का, तो बाकी आप लोगों में से आप लोगों ने जो बताया उसमें एक बस छोटा सा एक डेफिनेशन तो दिया, वो तो ठीक था। बाकी चीज़ तो मुझे लगा कि आप लोग कुछ बोलोगे तो सही यार। मतलब आईपी एड्रेस भी मेरे को बताना पड़ेगा, तो ये तो सही चीज़ नहीं है यार। मतलब आईपी एड्रेस का भी तुम्हें कंसेप्ट ही नहीं पता है, सबनेट का कंसेप्ट ही नहीं पता है, कैसे काम चलेगा भाई? सबनेट, अच्छा चलो, इसको एक बार वेद वेद बताओ, थोड़ा सबनेट के बारे में बताओ क्या होता है। वेद, सबनेट के बारे में बताओ। हाँ बोलो। हाँ हाँ, अच्छा बोलो। चलो, मेरे पास एक सबनेट है 255.255.255.0। हाँ, लास्ट में जीरो है बस, बाकी सब 255 है स्टार्टिंग में। ये सबनेट कहाँ से, हाँ कहाँ से, नहीं नहीं, कहाँ से कैसे डेराइव हुआ? कैसे डेराइव हुआ ये सबनेट? कुछ नहीं करना है, ना साइन करना है ना सिस्टम को देना है। ये डेराइव कहाँ से हुआ? सबनेट का मतलब क्या, सबनेट बताता क्या है हमें? हमें सबनेट जो है, सबनेट मास्क, वो क्या बताता है? क्या चीज़ हमें बताता है नेटवर्क के बारे में? अरे वो तो, हाँ वो तो यार क्लास का, वो क्लास की मैं बात नहीं कर रहा मैं तो ठीक है, क्लास ए बी सी वो जो भी बताया, उससे मतलब नहीं है। एक्चुअल में टेक्निकली वो क्या चीज़ शो कर रहा होता है, क्लास की बात थोड़ी ना कर रहा हूँ मैं, टेक्निकली मैं बता रहा हूँ कि वो क्या चीज़ शो कर रहा था एक नेटवर्क आईपी के अंदर। आईपी के अंदर वो क्या शो कर रहा होता है? आईपी का क्लास बता दिया, उसके अलावा क्या करता है बताओ? चलो, रितेश रितेश बताएगा, एक मिनट, रितेश हैंड रेज कर रहा है, ठीक है? म्यूट करो एक बार, तुम रितेश बताओ तुम। नेटवर्क पार्ट कौन सा है, होस्ट पार्ट कौन सा है? चलो अच्छी बात है। और कोई बताएगा इसका आंसर कि क्या बताता है एक्चुअल में सबनेट मास्क? यश, तुम्हें क्या पता है सबनेट के बारे में, ये बताओ, जिसमें तुम कंफ्यूज होते हो। वो तो ठीक है, हाँ। रूट बताते हैं, अच्छा ठीक है। चलो, और कुछ जानकारी? नेटवर्क, ठीक है।
बस और कुछ इतना इतना ही है ना? चलो ठीक है। ओके, माइक म्यूट कर लीजिए आप लोग। आप लोगों का आप लोगों को मैं थोड़ा सा बता ही देता हूँ, ठीक है ना? फटाफट आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि ये आईपी का क्लास नहीं है, बट मुझे बताना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि काफ़ी लोग आप लोग चुप हैं, एकदम साइलेंट हैं। आप लोगों को नेटवर्क का नॉलेज तो है, नेटवर्किंग का नॉलेज है, बट आपको आईपी का ही नॉलेज नहीं है। फिर काहे का नेटवर्किंग का नॉलेज है, मुझे यही नहीं समझ में आ रहा है। मतलब इसमें काफ़ी लोग होंगे ऐसे स्टूडेंट जिनको नेटवर्किंग का अच्छा नॉलेज होगा, मुझे पता है, नेटवर्किंग की क्लासेस भी करी आप लोगों ने। आपको आईपी का कंसेप्ट नहीं पता यार, ये कैसे हो सकता है? ये तो मेरे दिमाग से ही जा रहा है पूरा। बाइनरी और ये सब बाइनरी जो है, डेसिमल जो है, ये सब आप लोगों ने नहीं पढ़ा है क्या यार? वहाँ बाइनरी वाला कंसेप्ट क्लियर है, आईपी का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सिंपल सा, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, कुछ है ही नहीं, कुछ होता ही नहीं है, कुछ दिक्कत ही नहीं है। अभी आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। देखो यहाँ पे पहली बात, हम आईपी एड्रेस को थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या होता है, सबनेट को भी थोड़ा समझ लेते हैं। बहुत सिंपल तरीके से बता दूंगा, ठीक है? सिंपल तरीके से इसको समझ जाओगे तो तुम्हारा पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आईपी का। बस इतना मैं बोल सकता हूँ 10 मिनट में। देखो, मैं एक आईपी ले लेता हूँ, 192.168.0.1। ये आईपी मैंने ले ली, ये गेटवे आईपी हो गया हमारा एक आईपी, ठीक है? देखो होता क्या है, ये 192.168 जीरो एंड ये 1, ठीक है? एक एक पार्ट जो ये आपका हो रहा है, ये जो आपका एक एक पार्ट जो बनता है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं बाइनरी ऑक्टेट। बाइनरी ऑक्टेट। अब ये बाइनरी में तो नहीं है, तो बाइनरी ऑक्टेट क्यों बोलते हैं? बाइनरी ऑक्टेट इसको बोलते हैं, डेसिमल नोटेशन होता है, ठीक है ना? यानी कि जो रिटर्न होता है वो होता है डेसिमल नोटेशन में, आईपी को लिखा जाता है, बस दिखाने के लिए लिखा जाता है। एक्चुअली होता है बाइनरी ऑक्टेट। तो अब बात करते हैं बाइनरी ऑक्टेट का मतलब क्या होता है। इसका मतलब क्या है यहाँ पे कि एक जो यहाँ पे ये पहला आपका ऑक्टेट है, पहला ऑक्टेट, ठीक है? आईपी एड्रेस आप सबको ये तो पता होगा, आईपी एड्रेस कि आईपी आप लोग जानते होंगे, आईपी एड्रेस 32 बिट का एक नंबर है, ये आप सबको पता है, ये सब जानते हैं। 32 बिट का एक नंबर है, 32 बिट का। तो 32 बिट मतलब क्या भाई? 32 बिट मतलब कहाँ से आ गया? 32 बिट आसमान से आ गया? नहीं, यहीं से आया। बाइनरी ऑक्टेट का मतलब होता है 8 8 8 8, ठीक है? हर एक पार्ट जो है वो 8 बिट का कंसीडर होता है, 8 बिट का, ठीक है? इसके पीछे भी लॉजिक है भाई, 8 बिट का कैसे होता है, ये एक टेबल के थ्रू आपको मैं समझाऊंगा क्या होते हैं। तो ये 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8, ये टोटल हो जाता है 32 बिट, ठीक है? गॉट इट? बहुत सिंपल समझा रहा हूँ, मतलब जितना सिंपल मुझे भी नहीं बताया गया कभी, वैसा सिंपल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें नहीं समझ में आएगा तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, सच बता रहा हूँ, तो थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है? 8 8 8 8 16 32 बिट हो गया, टोटल काम हो गया। अब ये 8 कहाँ से आया? ये 8 बाइनरी ऑक्टेट हुआ तो ये 8 कैसे आ गया? 8 मतलब ठीक है, ऑक्टेट मतलब अपना आपका 8 हो गया, लेकिन ये 8 ही क्यों आया? कहाँ से आया भैया 8? तो इसका भी एक लॉजिक होता है। आप लोगों ने शायद कॉलेज वगैरह में पहले पढ़ा होगा, मे बी, शायद मे बी पढ़ा ही होगा। ये एक एक बिट से बन के बने होते हैं, एक एक बिट से बन के बने होते हैं, और एक एक बिट की एक एक वैल्यू होती है डेसिमल नोटेशन में। कैसे, आपको मैं समझाता हूँ, ठीक है? अब यहाँ पे एक मैं टेबल आपको बना के ही दिखा देता हूँ। टेबल में आई थिंक, हाँ, यहाँ पे टेबल में ही क्लियर हो जाएगा शायद। ठीक है, इसको डिवाइड कर देते हैं। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है? इतने में हो गया अपना काम। चलो, ओके। ये हमारा इस तरह से टेबल, जब भी तुमको आईपी का समझना है इस तरह से टेबल बना लिया करना, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है? ये हमने बना लिया, ये हमने कर लिया। अब ये जो साइड होते हैं इसको हम बोलते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स,
और इस साइड को हम बोलते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स, यानी कि सबसे लीस्ट से यहाँ से स्टार्ट होता है। तो लीस्ट जो है आपका डेसिमल में, डेसिमल नोटेशन आपका यहाँ से क्या स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है। चलो इसको ऐसे करते हैं कोई और कलर ले लेते हैं यार, ग्रीन वाली ले लेते हैं। हाँ, लिस्ट जो है आपकी यहाँ से शुरू होती है, 1, ठीक है, 2, फिर 2 टू द पावर 2 4, ठीक है, उसकी पावर 3 6, सॉरी 8, उसके पावर 16, उसकी पावर 32, उसकी पावर 64, उसकी पावर 128, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। 2 टू द पावर 1 2 3 ये वाला काम चल रहा है यहाँ पे, ठीक है, 2 टू द पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी है, ठीक है। इस तरह से मान लो आपके आ गया यहाँ तक। ये एक तरह का आपका ये एक टेबल फॉर्मेशन इस तरीके से किया जाता है। ये टेबल फॉर्मेशन आपको किस लिए किया जाता है, आप सबको याद है, आपने कॉलेजेस वगैरह में कहीं पढ़े होंगे। किस लिए किया जाता है ये टेबल फॉर्मेशन, किस चीज को किस में कन्वर्ट करने के लिए, कुछ आइडिया आ रहा है आपको, बताइए जरा। डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू बाइनरी, बिल्कुल सही। ये इसको हम यूज करते हैं डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए, यानी ये डेसिमल नंबर है 192 168 01, इनको बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हम इस फॉर्मेट का यूज करते हैं, सिंपल। तो अब भैया बात करते हैं यहाँ पे कि अब इसको कैसे यूज करना है, ठीक है, कैसे। ये 192 जो आया 192 है ना, इसका हमें निकालना है, कैसे निकालेंगे, बाइनरी, हमें बाइनरी फाइंड करना है इसका, ठीक है ना। कैसे फाइंड करेंगे, बहुत सिंपल है। 192 देखिए किस किस से मिलके बन सकता है, तो हमारा 192 जो है भैया ये बन सकता है 128 से एंड 64 से, ये दोनों मिला के जोड़ दीजिए, 128 प्लस 64 ऐड कीजिए, इज इक्वल टू आ जाता है 192, दैट्स इट, इज इक्वल टू आ जाता है 192। इसका मतलब इसका बाइनरी क्या हो जाएगा 192 का, जिस जिस डिजिट का ऐड करके आपको ये नंबर मिलता जा रहा है वहां पे आपका होगा 1, उस प्लेस पे, यानी पहला मतलब ये लास्ट का, ये 128 एंड सेकेंड, ये दो हुए, तो यानी इसका बाइनरी हो जाएगा 1 1। बस दो ही मिलके बने हुए हैं टेबल से, बाकी तो हमारा कोई नहीं मिलके बना, तो बाकी सब में हमारा हो जाएगा 0 3 4 5 6 7 8, ये इसका बाइनरी नोटेशन हो गया 192 का। किसी भी डेसिमल का बाइनरी आप ऐसे कर सकते हैं, बहुत सिंपल है, इससे सिंपल मैं नहीं बता सकता, ये बहुत सिंपल है। इसको मुझे कॉलेज के टाइम में मुझे समझ में नहीं आता था क्या होता क्या हो रहा है, वो समझाने वाले तो समझाता था बट हम मेरे को समझ में नहीं आता था, ठीक है। तो ये हमारा काम हो गया। उसी तरह से 168 की बात करते हैं भैया, ठीक है। 168 कैसे आया, तो 168 कैसे आ सकता है, 128 से बनेगा एक हमारा, 64 ऐड कर देंगे ज़्यादा हो जाएगा, 32 को ऐड करेंगे, ठीक है, तो कितने हो गए, 8 2 10, फिर एक रहा, 3 2 5 1 6, 160 हो गए, और फिर 8 को ऐड कर देंगे, 8 को ऐड देंगे, तो 128 प्लस 32 प्लस 8 इज इक्वल टू 32 और 40 हो जाते हैं, और ये 168 हो जाता है टोटल, तो ये 168 हो गया, ये 3 से मिलके बना यहाँ पे। तो 168 का बाइनरी नोटेशन क्या हो जाएगा, पहला मिला 1, दूसरा में नहीं मिला 0, तीसरा मिला 1, चौथा नहीं मिला 0, फिर पांचवा मिला 1, और उसके बाद 1 2 3 3 0, ये हमारा बाइनरी नंबर हो गया, 168 का बाइनरी नोटेशन हो गया, सिंपल, बहुत 1 0 1 0 1 0 0 0, गॉट इट, बहुत सिंपल, 0 0 1 1 हो गया, 0 तो 0 ही है, 1 तो 1 ही है। अब 1 मतलब 1 का मतलब यहाँ पे अब ये मत समझना कि खाली 1 हो जाएगा, 1 का मतलब होता है कि सीधा 1 है ना यहाँ पे, तो ये हो जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 1 ऐसे 1 हो गया, ये वाला मैं बोल रहा हूँ, ये नहीं बोल रहा हूँ कि सीधा 1 लिख देना। 0 का मतलब ये 8 0 हो गए, 1 2 3 4 6 7 8, ये हो गया बाइनरी इसका, ठीक है, बस हो गया, कहानी खत्म। ये समझ में तुम लोगों को आया कि नहीं कि कैसे हम डेसिमल टू बाइनरी कर रहे हैं, इसके समझाने के पीछे भी रीजन है कि मैं क्यों समझा रहा हूँ,
ये समझ में आ गया सबको? हाँ, जिसको आता था उसको नहीं बोल रहा भाई, जिसको नहीं आता था उसको बोल रहा हूँ। बहुत लोगों को नहीं पता था ना ये, बहुत लोगों को नहीं पता होगा, उनके लिए बोल रहा हूँ। जिनको पहले से आता है उनके लिए फिर कोई बात ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है, उनके लिए अच्छी बात है। चलो ठीक है। हाँ, बहुत सारे मेथड्स है, करेक्ट। तो जिनको नहीं आता था, आपको अगर समझ में आ गया अच्छी बात है। अब इसके पीछे, अब इसी को थोड़ा सा हम लॉजिकली एक चीज से कनेक्ट करते हैं। एंड वो चीज क्या है गाइस, वो चीज कैसे कनेक्ट करेंगे वो हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे। पहले हम इसको नया सेक्शन निकलाते हैं। अरे अरे यार, अच्छा इसी में ऐड हो गया क्या ये? नया सेक्शन ही ऐड कर देता हूँ ना, क्या दिक्कत है। चलो ये हो गया। अब एक आईपी जो होती है 192.168.0.1, ये जो आईपी होती है इसके दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट आपका होता है ये वाला जिसको हम बोलते हैं नेटवर्क, और एक आपका होता है ये वाला जिसको हम बोलते हैं होस्ट। ठीक है, इसको नेटवर्क आईडी बोल लो, होस्ट आईडी बोल लो, एज यू कैन। ठीक है, नेटवर्क एंड होस्ट। अब इसमें ही आता है रोल सबनेट का। इसका सबनेट क्या हो जाएगा, इसका सबनेट जो है आपका होगा 255.255.255.0। बट कैसे, हाउ, कैसे, इसको हम समझते हैं। सबनेट जो है ना बेसिकली एक नेटवर्क की नेटवर्क आईडी एंड होस्ट को डिनोट करता है, बताता है। जो जवाब एक ने दिया था वो सही जवाब था, को बताता है। तो बेसिकली हम इस टोटल को क्या बोल रहे हैं, हम इस टोटल को बोल रहे हैं सबनेट मास्क। नेटवर्क के होस्ट एंड मतलब एक नेटवर्क की नेटवर्क आईडी एंड होस्ट आईडी को बताता है हमारा सबनेट। ठीक है, अब यहाँ पे सबनेट में यहाँ 255 का जो मतलब होता है, ठीक है, कि यहाँ पे सारे वन है, सारे वन है, ऑल आर वन। कैसे भैया सारे वन है, ये कैसे, कोई ये कैसे वन हो जाएगा सारा, कोई बता सकता है कि ये सारा वन कैसे हो जाएगा? नहीं, यस नहीं, कोई और बताओ, तुमको तो आता होगा ना। हार्दिक, तुमको भी आता है क्या? और कोई? हार्दिक यस के अलावा, जिनको पहले से आता है उनके अलावा कोई है? चलो हार्दिक, हार्दिक बता दो, बताओ। ठीक है, बिल्कुल सही। तो ये कहाँ से आया गाइस, ये बहुत सिंपल है, जो अभी मैंने आपको बताया था। माइक म्यूट कर लो हार्दिक। प्रीवियस सेक्शन में आपको बताया था, यहाँ पे ये सारे दिख रहे हैं आपको, 1111 8 बिट्स ये टोटल। ठीक है, इसके जो डेसिमल नंबर्स क्या हैं 128 64 32 64। अब ये क्या करोगे ना, सारे वन का मतलब होता है 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1, 1 2 3 4 5 6 7 + 1। ठीक है, 8, आठों वन का सम, मतलब 128 + 64 + 32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1 इज इक्वल टू आता है 255। ये आप ऐड कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। जब आप ऐड करेंगे आपको आ जाएगा 255। यही 255 जो है भाई आपका सबनेट मास्क डिनोट कर रहा है यहाँ पे, यानी 255 यहाँ है, इसका मतलब जितने भी हैं सारे वन है। वन का मतलब 1 × 8 = 8। ठीक है, ये हो गया 1 × 8 = 8, ये आपका 255। फिर यहाँ पे 1 है, यानी यहाँ पे भी आपका 1 × 8 = 8, ये भी आपका हो गया। ठीक है, इस तरीके से ये सबनेट मास्क। अब सबनेट मास्क को नेटवर्क एंड होस्ट आईडी को ही डिफाइन करने के लिए यूज में लिया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये तीन जो नंबर्स हैं 25, तीन नंबर्स स्टार्टिंग के, इस आईपी को अगर कॉरेस्पॉन्ड्स कर रहा है, तो यानी कि इस आईपी का जो पहला 3 ऑक्टेट है वो डिफाइंड रहेगा ऑलरेडी।
फिक्स रहेगा, डिफाइंड रहेगा। और लास्ट का जो चौथा ऑक्टेट है आपका, वो आपका हो जाएगा डायनेमिक, वो आपका वेरिएबल होगा, वो आपका चेंज होता रहेगा अकॉर्डिंग टू द DHCP कॉन्फ़िगरेशन, या फिर स्टैटिक IP कॉन्फ़िगरेशन, या फिर जो भी नेटवर्क, जैसा भी नेटवर्क है, जैसे नेटवर्क की डिमांड है, जिस तरह का नेटवर्क आपने सेटअप कर रखा होगा, उस तरह के नेटवर्क के अकॉर्डिंग ये कॉन्फ़िगरेशन आपकी होती रहेगी, आपका चेंजेज वगैरह जो भी है वो होता रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं गाइस कि ये जो सबनेट मास्क है ये कितने बिट का है। ये जो सबनेट मास्क आपको सामने दिख रहा है 255.255.255.0, ये कितने बिट का है बताइए। 32 बिट। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये सबनेट मास्क टोटल जो है आपका 8 + 8 + 8 इज इक्वल टू 24 बिट का है। 32 बिट का ये कौन आर्यभट्ट वाला कैलकुलेशन था कि कौन सा कैलकुलेशन था, कि खान सर वाला कैलकुलेशन आप करते हो आप लोग? समझ नहीं आता मुझे तो, कुछ मेरे को समझ नहीं आया। मैंने अभी अभी क्या बताया तुरंत, 1 × 8 = 8, 1 × 8 = 8, 1 × 8 = 8, 8 8 16 8 24, 24 बिट हो गया, कहानी खत्म। तो इसीलिए किसी भी पूरी नेटवर्क के रेंज को, जो कि ये डिनोट करता है, अपना सबनेट क्या बताता है, पूरी नेटवर्क रेंज बताता है। ये आपको क्या बताता है, पूरी नेटवर्क की रेंज बताता है। यानी नेटवर्क में ये पूरा नेटवर्क हो सकता है, ये आपका पूरा नेटवर्क है, जो भी आप नेटवर्क में आपने दिया हुआ है आईपी, पूरा आईपी का एक नेटवर्क रेंज। इसीलिए हम नेटवर्क रेंज को जो है ना, हम हम ऐसे भी डिनोट करते हैं 192, जैसे कोई नेटवर्क है 192.168.0.0/24, हम इस तरीके से भी डिनोट करते हैं, क्योंकि हमारा जो सबनेट होता है वो 24 बिट्स में आपका एप्लीकेबल होता है, 24 बिट में आपका असाइन किया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। इसी में कुछ आईपी एड्रेसेस होते हैं, कुछ प्राइवेट आईपी एड्रेसेस भी होते हैं जो बेसिकली रिजर्व्ड होते हैं। आपका जो क्लासेज हैं वो हैं अलग अलग, फिर अलग अलग उसके कंसेप्ट हैं, सारी चीज़ें हैं, वो आप अपना पढ़ते रहिएगा। ठीक है, उसके लिए बहुत सारा इंटरनेट पे मटेरियल पड़ा हुआ है। बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर करना था, वो आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया। प्राइवेट आईपी रेंज आपको पता ही होगा, 10 वाला है, 172 वाला है, और एक 192.8 वाला भी है ना। तो ये जो हमारा है आपका, ये इस तरह से भी आपको नोटेशन आपकी की जाती है। जो आपने जनरली देखा होगा ना, ये /24 लगा देते हैं, तो पूरी नेटवर्क की रेंज को बताता है। इसलिए बताता है बिकॉज वहाँ पे हम उसकी पूरी सबनेट मास्क को डिफाइन कर रहे हैं। बस दैट्स इट। चलो ठीक है, आईपी हमारा मेन आईपी टॉपिक नहीं था, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं जल्दी से, नहीं तो पूरा टाइम फिर इसी में जाएगा। ओके, अब यहाँ पे बात करते हैं गाइस कि दो और टर्म की, जिसका नाम है बैंडविड्थ, ये इसके बारे में भी आपको पता होगा, एंड एक आपका टर्म है लेटेंसी। चलिए बता दीजिए, जल्दी बता दीजिए आप में से बैंडविड्थ और लेटेंसी क्या होती है। फटाफट जो बोलूँगा उसको वही बताइएगा, बाकी कोई मत बोलिएगा। ठीक है, चलिए बताइए जल्दी से सयान, बैंडविड्थ और लेटेंसी क्या होता है। बैंडविड्थ बताओ ना, पहले बैंडविड्थ बताओ, बैंडविड्थ। ओके, कितने समय में वापस दे रहा है, अच्छा ठीक है। और कोई बताना चाहेगा, नमन बोलो। हाँ जी नमन, बताओ। चलिए ठीक है, बताओ, तुम बताओ, कौन है, यस बताओ। यस कहाँ गए? आज़ाद बोलो, यस का क्या हुआ भाई, आज़ाद बोलो। हम्म।
डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए कितना टाइम लगा है। ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है, सही बोला इसने, सही सही आंसर है। सिंपल है, कुछ ज़्यादा इसमें कुछ कॉम्प्लेक्सन है नहीं इन दोनों में। बैंडविड्थ का मतलब जैसा कि उसने बोला कि जो भी आपका डेटा ट्रांसफ़र है उसका रेट क्या है, रेट ऑफ डेटा ट्रांसफ़र, ठीक है, एक फिक्स टाइम में, ठीक है, यानी कि अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसफ़र यू आर डूइंग इन अ फिक्स टाइम, ये बैंडविड्थ होता है। एंड अमाउंट ऑफ टाइम दैट डेटा इज टेकिंग टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, या वन नेटवर्क टू अनदर, या वन सर्वर टू अनदर, वन कंप्यूटर टू अनदर, उसको हम बोलते हैं लेटेंसी। ठीक है, ये क्या हो जाता है, अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसफर्ड इन अ फिक्स टाइम। ठीक है, जनरली इसको जीबीपीएस में, सॉरी क्या है यार, जनरली इसको हम जीबीपीएस में मेजर करते हैं। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताओ यार, मुझे एक बात बताओ, माइक ऑन कर रहा हूं मैं, चैट देखो तुम लोग, चैट, ठीक है, चैट देखो तुम लोग, ये यश माइक ऑन है, यश माइक ऑन करो, यश सो गया क्या यश, भाग गया कहीं से, यश लग रहा है भागा हुआ है। चलो हार्दिक माइक ऑन करो। हाँ, इन दोनों में डिफरेंस बताओ मुझे। बिट्स और बाइट्स का, सही है, बढ़िया। यश क्या हुआ, यश यश भाग गया या सो गया है क्लास के बीच में, मुझे लग रहा है सो ही गया है ये। चलो कोई बात नहीं, सोना भी जरूरी है, अच्छी बात है। ठीक है, आपको पता है बिट्स और बाइट्स का जीबीपीएस में, तो इस पर हम नहीं जाते ज़्यादा। यहाँ पे इसको मेजर करते हैं जीबीपीएस में, ठीक है ना। एंड आपकी जो लेटेंसी, जिसका कि मतलब होता है कि अमाउंट ऑफ टाइम, द डेटा टेक्स टू ट्रैवल फ्रॉम वन पॉइंट प्लेस टू अनदर, वही है, नेटवर्क में ही होगा। ठीक है, अब इसको कैसे मेजर करते हैं, इसको हम मेजर करते हैं माइक्रो सेकेंड्स में या मिली सेकेंड्स में मेजर करते हैं। ठीक है, अब कोई कोई दो सर्वर्स है, बहुत पास में है, क्लोज में है, तो डेटा ट्रैवल जो होगी वो काफ़ी फास्ट हो जाएगी माइक्रो सेकेंड्स में, वहाँ पे लेटेंसी माइक्रो सेकेंड्स की आपको मिल सकती है। थोड़ा सा डिस्टेंस ज़्यादा है तो वहाँ पे आपको मिली सेकेंड का लेटेंसी भी मिल सकता है। ठीक है, इन सब का यूज़ और इन सब के बारे में तो आप लोगों को भाई पबजी वबजी खेल के भी बहुत कुछ पता चल जाता है, वैसे पिंग एंड ऑल का, लेटेंसी वगैरह का, नेट का भी होता है, उसमें भी होता है। ठीक है ना, तो चलो अच्छी बात है, आपको पता है अगर, तो अच्छी बात है। तो ये बैंडविड्थ एंड सिंपली लेटेंसी की बात थी, इन सब की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन सब में हमारा, इन सब का जो है हमारा आने वाला है ज़रूरत आने वाले टाइम में। ठीक है ना, तो चलिए ये तो बात हो गई। अब यहाँ पे एक और चीज़ बात करते हैं, इसी में पेज ऐड करता हूँ यार, ये सही है। अब यहाँ पे बात करते हैं, एक और चीज़ की ज़रूरत आपको पड़ेगी, जिसको कि हम बोलते हैं एपीआई, एपीआई जिसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ठीक है, अब एपीआई जो होती है ना गाइस, बेसिकली एक तरह से यू कैन से, या फिर हम बात करते हैं रेस्टफुल एपीआईज की। ठीक है, हम बात यहाँ पे कर रहे हैं रेस्टफुल एपीआईज की। जैसे मान लो एचटीटीपी प्रोटोकॉल है, एचटीटीपी प्रोटोकॉल है, ठीक है, प्रोटोकॉल है, टॉकिंग अबाउट रेस्ट फुल एपीआई। रेस्ट का मतलब आपको पता है ना, रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर होता है, रेस्ट का मतलब होता है रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर। ठीक है, बेसिकली एपीआई क्या होता है ना, किसी भी इंस्ट्रक्शंस को, ठीक है, मतलब एक तरह का, या फिर किसी भी तरह का इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है जो डेवलपर्स यूज करते हैं अपने कोड में। ठीक है, उसका इंस्ट्रक्शंस आपको प्रोवाइड करता है बेसिकली, बस दैट्स इट। ठीक है, एचटीटीपी प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है और इंस्ट्रक्शंस को एपीआई को सेंड किया जाता है, देन आप वहां से उसके अकॉर्डिंग फेच कर पाते हैं। हेलो, हेलो,
हाँ जी, कौन कौन मृत्युंजय? मेहर, हाँ मृत्युंजय, बोलो बोलो। हाँ मृत्यु, बोलो बोलो। हम्म। हम्म। हाँ हाँ। अरे कुछ नहीं, नेटकैट नेटकैट जो है ना वो तो वो है ना वो एप्लीकेशन है ना वो एक। हाँ, तो गूगल पे करोगे उसका एप्लीकेशन आ जाएगा, डाउनलोड के इंस्टॉल मारो उसको और वहाँ से डायरेक्टली आ जाएगा, वहाँ पे वेब ब्राउजर में ओपन हो जाएगा, वहाँ पे जो भी इंडिविजुअल कंप्यूटर है उसका तुम कर सकते हो। वही बैंडविड्थ कम कर दोगे। हाँ, बैंडविड्थ कम कर दोगे तो बैंडविड्थ तुम्हारे को असाइन होगी। हाँ, नेट कट होता है, नेट कट। हाँ, नेट कट। नहीं, नेट कैट नहीं यार, नेट कैट तो कमांड वो नहीं है, नेट कट। हाँ। हाँ, ठीक। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, रेस्टफुल एपीआईज हैं। क्या था यार, क्या मैं बोल रहा था? हाँ, रेस्टफुल एपीआई की बात कर, रेस्ट की बात मैंने किया, एपीआई, हाँ एपीआई की बात कर रहा था, सॉरी। तो इंस्ट्रक्शन जो है सेंड किए जाते हैं एपीआईज को बेसिकली, एंड वो एचटीटीपी प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है, ठीक है। एपीआईज क्या करते हैं? एपीआईज जो है ना वो कनेक्शन बनाते हैं आपके, कनेक्शन बनाते हैं, किस चीज़ से बनाते हैं? डेटाबेसेस से बनाते हैं, वेबसाइट से बनाते हैं, एप्लीकेशन से बनाते हैं, ठीक है। इन सारे सर्विसेज से जो है वो कनेक्टिविटी बनाते हैं, ठीक है। यानी कि एपीआई का यूज़ करके एचटीटीपी प्रोटोकॉल के थ्रू हम अलग अलग सर्विसेज को भी एग्जीक्यूट मतलब एक्सेस कर सकते हैं, एग्जीक्यूट नहीं बोलेंगे उसको, हम एक्सेस कर सकते हैं। चलिए, तो ये कुछ टर्म्स थे, कुछ सिंपल से टर्म्स थे जो कि आपने देखा इन क्लाउड फॉर क्लाउड कंप्यूटिंग थिंग। अब यहाँ पे आते हैं मेन हमारा, अब हम चलते हैं मेन हमारा यहाँ पे द मेन थिंग क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर। अब जाके हमारा स्टार्ट होगा मेन क्लाउड कंप्यूटिंग। चलिए, दुनिया में दो ही तरह के लोग हैं, दो ही तरह की चीज़ें होती हैं, दो लोग नहीं, दो ही तरह की चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। एक होते हैं नॉन क्लाउड सर्विसेज और एक होते हैं क्लाउड सर्विसेज। नॉन क्लाउड सर्विसेज का अगर एग्जांपल ले तो जैसे कि आपका फाइल सिस्टम, फाइल सर्वर ये एक नॉन क्लाउड सर्वर है, नॉन क्लाउड सर्विस है। बट इसी का अगर क्लाउड सर्विस हम बात करें तो आपका गूगल ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स एग्जाम्पल है। उसी तरीके से नॉन क्लाउड सर्विस में सीआरएम्स आते हैं, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट जो होता है ये आ जाते हैं। इसमें आपका हब स्पॉट आ गया, सेल्स फोर्स आ गया, ये सारे क्लाउड सर्विस हो गए। उसी तरीके से ईमेल सर्वर्स भी आप ले सकते हैं, ऐसे बहुत सारे सर्वर जो भी आपको लेने हैं क्लाउड नॉन क्लाउड सर्वर्स हो जाते हैं, जो भी सर्वर्स आपके हैं और उस पे बेस्ड एप्लीकेशंस जो हैं जो क्लाउड में चल रहे हैं, जैसे जीमेल हो गया, आउटलुक हो गया, याहू मेल हो गया, फलाना ठिकाना, ये सारे आपके क्लाउड सर्विसेज हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे जो क्लाउड सर्विसेज होते हैं ना वो जनरली सब्सक्रिप्शन या कंजम्पशनल मॉडल को फॉलो करते हैं। यानी कि सब्सक्रिप्शन का मतलब सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल को, कंजम्पशन का मतलब एज पर योर कंजम्पशन, पे एज यू गो, पे एज यू यूज मॉडल पे। जैसे जैसे आप कंजम्पशन आपका बढ़ेगा, आपका आपके रिसोर्सेज बढ़ेंगे, आपका चार्ज भी बढ़ेगा, आपका उस पर एक्सपेंस भी बढ़ेगा, ठीक है। अब देखो होता क्या है, एक नॉर्मल वेबसाइट अगर आप बनाना चाहते हो, नॉर्मल वेबसाइट, तो उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए आपको क्या चाहिए? उसके लिए आपको आपको एक अगर देखा जाए नॉर्मली, अगर हम उसको डिप्लॉय करना चाहें, खुद का ही पूरा डिप्लॉय करना चाहें, तो उसके लिए आपको एक सर्वर लगेगा, ठीक है ना। उसके लिए आपको डोमेन लगेगा, अलग से आपको सारी चीज़ें अलग अलग से लेनी पड़ेगी आपको, सर्वर होस्टिंग हो गया, डोमेन हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका डीएनएस वगैरह का, डीएनएस सर्वर के लिए आपको चाहिए होगा। मतलब मैं एक जनरल सेटअप बता रहा हूँ, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें आपको लगने वाली है, ठीक है। बट अगर आप क्लाउड सर्विस में कोई वेबसाइट लॉन्च करना चाहते हैं AWS में मान लो, तो बस आपको सिंपली AWS के मैनेजमेंट कंसोल के अंदर ही सीधा आप वेबसाइट या फिर डेटाबेस जो है वो लॉन्च कर सकते हैं, डायरेक्टली लॉन्च कर सकते हैं, सिंपल।
डोमेन वगैरह तो फिर भी वो तो आपका थर्ड पार्टी चीज़ है, वो तो खैर आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, बट डायरेक्टली आप एक्सेस कर सकते हैं। मतलब बहुत ईजिली आपका काम क्लाउड के अंदर जो है, आपकी डिपेंडेंसी जो है ना फिजिकल चीज़ों पे बोलो या फिर ऐसी चीज़ों पे जो आपको अलग से कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी, थोड़ा मेहनत होगा, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया, उन सब से आपकी जो डिपेंडेंसी है वो एक तरह से ख़त्म हो जाती है। एंड AWS वगैरह जब आप यूज़ करते हो, क्लाउड सर्विसेज यूज़ करते हो, तो वहाँ पे आपके लिए वो चीज़ बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास एक चीज़ और आती है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, SDK। ठीक है, इसका भी यूज़ हम समझेंगे। ठीक है ना। SDK सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, बेसिकली ये डेवलपर्स के द्वारा यूज़ किया जाता है डायरेक्टली कोड्स को राइट करने के लिए और कोड के थ्रू AWS सर्विसेज से इंटरेक्ट करने के लिए। दैट्स इट। तो SDK वगैरह का ये टर्म को आप ऑलरेडी आपको पता होगा, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। ओके। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कुछ और चीज़ों की, कुछ और टर्मिनोलॉजीज की। ठीक है। अब क्लाउड सर्विस जो क्लाउड कंप्यूटिंग है ना, क्लाउड कंप्यूटिंग जो होती है आपकी, ठीक है, इसमें बेसिकली दो मॉडल्स होते हैं। आपके दो मॉडल्स होते हैं जिस पे ये काम करते हैं। एक आपका होता है सर्विस मॉडल और एक आपका होता है डिप्लॉयमेंट मॉडल। ठीक है। सर्विस मॉडल के अंदर क्या चीज होते हैं? सर्विस मॉडल के अंदर आते हैं आपके प्राइवेट क्लाउड्स। ठीक है। इसी के अंदर आपका आता है IaaS, जिसको कि आप बोलते हो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस मॉडल, या फिर क्लाउड, जो भी बोल लो, मॉडल क्लाउड ही बोलो, IaaS। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। इसके बाद आपका आता है PaaS, पैस, जिसको हम बोलते हैं प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। ठीक है। एंड इसी में एक और आता है हमारा SaaS, जिसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ठीक है। ये हमारा मॉडल होता है सर्विस मॉडल, जिसके अंदर ये चार जो आपके मॉडल्स हैं वो आपके आते हैं, प्राइवेट क्लाउड, IaaS, PaaS, SaaS। उसके बाद आता है हमारा डिप्लॉयमेंट मॉडल। डिप्लॉयमेंट मॉडल में क्या क्या होते हैं? डिप्लॉयमेंट मॉडल में भी आपका प्राइवेट क्लाउड आता है, डिप्लॉयमेंट मॉडल में प्राइवेट क्लाउड आता है। उसके बाद आपकी पब्लिक क्लाउड आती है। उसके बाद आपका हाइब्रिड क्लाउड आता है। एंड उसके बाद आपका आता है मल्टी क्लाउड। ठीक है। ये सारी चीजें आपकी आती हैं डिप्लॉयमेंट मॉडल्स में। तो पहले हम एक एक करके इन सारे मॉडल्स के बारे में थोड़ा समझेंगे एंड उसके बाद हम फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है। तो हम एक एक करके पहले आते हैं सर्विस मॉडल्स पे। तो सर्विस मॉडल में हम यहाँ पे पहले आते हैं, फर्स्ट वी आर गोइंग टू सी सर्विस मॉडल्स। तो सर्विस मॉडल में सबसे पहले हमारा आता है प्राइवेट क्लाउड। ठीक है। पहले आता है हमारा प्राइवेट क्लाउड। प्राइवेट क्लाउड जो है ये हमारे द्वारा ही मैनेज किया जाता है टोटली। ये हमारे द्वारा टोटली मैनेज किया जाता है, यानी कि मैनेजमेंट बाय अस टोटली। ये प्राइवेट क्लाउड में होता है। इसमें क्या क्या चीजें हम मैनेज कर सकते हैं? क्या क्या चीजें हम मैनेज कर सकते हैं? तो हम बिल्कुल ही स्टार्टिंग से बिल्कुल ही कोर लेवल से मैनेज हम करेंगे। कोर सर्विसेज को मैनेज कर सकते हैं फ्रॉम द वेरी हार्डवेयर थिंग या सर्वर थिंग, ऐसे बोल सकते हो। फ्रॉम द वेरी हार्डवेयर थिंग या सर्वर थिंग वी कैन मैनेज। हम हार्डवेयर को मैनेज कर सकते हैं, हम हाइपर वाइजर को मैनेज कर सकते हैं, हम OS को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। हम किसी भी तरह के रन टाइम इन्वायरमेंट को मैनेज कर सकते हैं, हम डेटास को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। हम एप्लीकेशंस को मैनेज कर सकते हैं, यानी कि हम हर चीज मैनेज कर सकते हैं इन प्राइवेट क्लाउड्स। ठीक है। इसका मतलब है, इसको आप एग्जाम्पल की तरह ऐसे ले लो, एग्जाम्पल की तरह आप ऐसे ले लो
कि हाँ, इसको आप ले लो ऐसे कि आपके पास एक कार है, आपकी कार है, खुद की कार है, ये मान लो खुद की कार है, ये आपकी खुद की है जिसको आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग आप इसको आप इसमें चेंजेस ला सकते हो, आप इसको मॉडिफाई करवा सकते हो, आप जो चाहे सो कर सकते हो, इवन आप अपना सेल भी कर सकते हो, वट एवर, जिसको रीसेलिंग बोलते हैं, वट एवर यू वॉन्ट यू कैन डू। ठीक है, ये होता है हमारा प्राइवेट क्लाउड। अब यहाँ पे बात करते हैं, ये क्या हुआ, अब यहाँ पे हम बात करते हैं IaaS की, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। इसमें भी हमारे द्वारा ही मैनेज होता है, मैनेज बाय अस, ठीक है, बट पूरी तरीके से हम मैनेज नहीं करते हैं। किन चीज़ों को हम सिर्फ मैनेज कर पाते हैं, हमारा जो पिछले प्राइवेट क्लाउड में हमने जो सर्वर या हार्डवेयर को मैनेज किया था, हमने जो हाइपरवाइजर मैनेज किया था, वो दोनों हमारे कंट्रोल से बाहर चले जाते हैं IaaS के केस में। IaaS केस में वी कांट मैनेज द हार्डवेयर या सर्वर या फिर हाइपरवाइजर। इस केस में हम ऑपरेटिंग सिस्टम को मैनेज कर सकते हैं, हम रन टाइम इन्वायरमेंट्स को मैनेज कर सकते हैं, जो भी हमारा करंट रन टाइम इन्वायरमेंट है, हम डेटा को मैनेज कर सकते हैं, हम एप्लीकेशंस को मैनेज कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड IaaS। यानी कि हम पूरा का पूरा एक वर्चुअल मशीन या वर्चुअल सर्वर क्लाउड में डिप्लॉय कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास OS है, रन टाइम इन्वायरमेंट है, डेटा है, एप्लीकेशंस है, ये काफ़ी मोर देन सफिशियंट है टू लॉन्च अ वर्चुअल मशीन या वर्चुअल सर्वर इन क्लाउड। जो जनरली आप क्लाउड सर्विसेज जब यूज़ करते हैं तो आप करते हैं वही चीज़ है, जैसे कि अमेजन का AWS का EC2 इलास्टिक क्लाउड कंप्यूटिंग, या फिर माइक्रोसॉफ्ट का एज्योर, या फिर गूगल का गूगल कंप्यूट इंजन, ये सारे इसके एग्जांपल है। ठीक है, यहाँ पे आपको हार्डवेयर की चिंता नहीं करनी, सर्वर मैनेजमेंट का चिंता नहीं करना, यहाँ आपको सिर्फ आपको अपने वर्चुअल मशीन्स को, वर्चुअल OSs को लॉन्च कर देने हैं। वर्चुअल OS लॉन्च कर दो, मशीन्स लॉन्च कर दो, मशीन के अंदर OS लॉन्च कर दो, ये हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस होता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपने क्या किया, आपका अपना खुद भी नहीं है, मान लो आप कहीं पे गए, आपने कोई होटल, आप कहीं होटल में गए, वहाँ पे आपने होटल जो है वो बुक कर लिया, मतलब होटल में रूम्स बुक कर लिए। अब आपके अकॉर्डिंग, आपके यूज़ केसेस के अकॉर्डिंग जो है वो रूम्स आप 1-2 रूम्स बढ़ा के भी बुक कर सकते हैं, जब ज़रूरत ना पड़े तो आप 2 रूम खाली भी कर सकते हैं, 4 रूम और बुक कर सकते हैं, या आपके अपने ज़रूरत के हिसाब से आपका ये काम आप कर सकते हैं IaaS के अंदर। उसी तरीके से हमारा होता है PaaS, जिसको हम बोलते हैं प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। ठीक है, इसको भी हम मैनेज करते हैं बट और भी लेसर एक्सटेंट पे। इसमें हम ना तो OS को मैनेज करते हैं, OS की यहाँ पे बात ही खत्म हो जाती है, यहाँ OS होता ही नहीं है, एक तरह से देख लो, एक तरह से समझ लो, इस यहाँ पे OS का कोई रोल ही नहीं है। देयर इज नो OS, मतलब आपके लिए नहीं है OS। ठीक है, आपको सर्वर मैनेज नहीं करना, हार्डवेयर मैनेज नहीं करना, कुछ नहीं करना, आपको बस डेटा मैनेज करनी है एंड आपको एप्लीकेशंस मैनेज करनी है, दैट्स इट। ये 2 चीज़ें, बहुत लेस मैनेजमेंट होता है आपकी तरफ से, तो कंट्रोल भी आपके आपके बहुत कम होते हैं। आपका कोई हार्डवेयर सर्वर से कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है, कोई वर्चुअल मशीन से कोई लेना देना नहीं है, आपको कुछ से भी लेना देना नहीं है। OS आपके लिए ना के बराबर है, एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो यहाँ पे फिर ये किसके लिए काम आएंगे, ये काम आते हैं डेवलपर्स के लिए। जनरली डेवलपर्स इसको यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं भाई, क्यों यूज करते हैं, डायरेक्टली ऐड देयर एप्स एंड कोड्स टू द प्लेटफॉर्म। एक प्लेटफॉर्म होता है, उसमें वो डायरेक्टली अपने कोड्स या एप्स को ऐड करते हैं। इसका एग्जांपल आपका AWS का इलास्टिक बीन स्टॉक, ये एक सर्विस होती है, ये आपका इसका एग्जांपल है। या फिर एज्योर का वेब ऐप जो है वो इसका एग्जांपल होता है, एज्योर में वेब एप्स नाम से आते हैं, ठीक है। एंड गूगल का आता है कंप्यूट ऐप इंजन, ये उसका एग्जांपल है। ठीक है, तो ये आपके होते हैं क्या,
सॉफ्ट प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। बहुत सिंपल है, कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्सन इसमें ऐसा कुछ समझने में कुछ है नहीं, ठीक है। जनरली यूज बाय द डेवलपर्स, नॉट बाय द कंज्यूमर्स। उसके बाद आपका आता है हमारा SaaS, SaaS, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ये हमारा आखिरी है इस मॉडल के अंदर में। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में जनरली नॉट मैनेज्ड बाय अस, नॉट मैनेज्ड बाय अस, किसी भी तरीके से मैनेज नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ एप्लीकेशंस जो है ना उनको कंज्यूम कर रहे होते हैं। हम कुछ नहीं करते, हम कंज्यूम करते हैं बस, ओनली। कुछ मैनेज नहीं होता हमारे साइड से। हमें जो भी क्लाउड से सर्विसेज मिलते हैं, सॉफ्टवेयर मिलते हैं, हम उनको कंज्यूम कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल्स है आपका salesforce.com, गूगल एप्स, जूम, गूगल मीट, ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं, ठीक है। ये सारे सर्विसेज हैं, आपको क्लाउड से मिल रहे हैं, हम उसको एज अ सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, दैट्स इट। एज एन एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, दैट्स इट। तो दीज आर द मॉडल्स विच फॉल्स अंडर सर्विस मॉडल्स, जो ये आपके चार हैं, SaaS, PaaS, IaaS एंड आपका प्राइवेट क्लाउड, ठीक है। अब यहाँ पे एक और मॉडल, जैसा कि मैंने आपको बोला, जिसको कि हम बोलते हैं डिप्लॉयमेंट मॉडल। डिप्लॉयमेंट मॉडल, ठीक है भाई। तो डिप्लॉयमेंट मॉडल क्या होता है? डिप्लॉयमेंट मॉडल जो होता है, इसके अंदर जो चीजें होती हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, पहला प्राइवेट क्लाउड, डिप्लॉय करने का मॉडल होता है ये प्राइवेट क्लाउड, इसमें भी आता है। इसको जनरली ऑर्गेनाइजेशंस या एंटरप्राइजेस जो होते हैं वो यूज करते हैं, ठीक है। इसमें ये खुद का एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, ठीक है। खुद का एप्लीकेशन, ठीक है। ये सारी चीजें, खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर, एप्लीकेशन, ये सब इनका खुद का डेटा सेंटर जो होता है वहां होता है, देयर ओन डेटा सेंटर में। खुद का इनका डेटा सेंटर होता है, खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, वहीं पे एप्लीकेशंस होते हैं, सारी चीजें वहीं पे डिप्लॉय होकर रहती है। बड़ी बड़ी कंपनीज ये चीज करती हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट हो गया, जिसका आपने एज्योर यूज किया, तो उन्होंने खुद का एक डेटा सेंटर उनका होगा, खुद का एक सेटअप होगा, सारा कुछ होगा। या VMware की बात करें, VMware की बात कर ले, रेड हैट की बात कर ले, ये सब प्राइवेट क्लाउड यूज करते हैं, प्राइवेट क्लाउड को डिप्लॉय कर रखा है इन्होंने, ठीक है। प्राइवेट क्लाउड में बेसिकली आपका सारा सेटअप होता है, जैसे कि आपके नेटवर्क एंड फायरवॉल का सेटअप, ये भी होता है, ठीक है। पूरा वर्चुअलाइजेशन सेटअप होता है, स्टोरेज का पूरा व्यवस्था होता है, बैकअप का पूरा व्यवस्था होता है, सारा कुछ आपका इन द प्राइवेट क्लाउड। दूसरा होता है पब्लिक क्लाउड, पब्लिक क्लाउड। अब ये पब्लिक क्लाउड क्या होता है गाइस? पब्लिक क्लाउड जो होता है बेसिकली, जो हम आईटी की सर्विसेज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज को जो सर्विसेज जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, वो हम पब्लिक क्लाउड के थ्रू कर रहे हैं, सिंपल। द सर्विसेज वी कंज्यूमिंग, बस इसका मतलब यही लिख लो, द सर्विसेज वी कंज्यूमिंग that are hosted and delivered from a third party, जो बेसिकली वही जो हम यूज कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं, हम AWS यूज कर रहे हैं, हम एजियोर यूज कर रहे हैं, हम गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डिजिटल ओशियन कर रहे हैं, हम ये सब कर रहे हैं, ये पब्लिक क्लाउड्स है, दीज आर कॉल्ड पब्लिक क्लाउड्स। उसी तरीके से एक और हमारा है हाइब्रिड क्लाउड, ठीक है। अब हाइब्रिड क्लाउड क्या होता है ना,
कि ये ऑन प्रेमिसेस एंड प्राइवेट क्लाउड का कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑन प्रेमिसेस एंड प्राइवेट क्लाउड। ऑन प्रेमिसेस क्लाउड मतलब अपने ही पास, अपने ही एक प्रेमिस में, अपने ही एक कंपाउंड में अपना खुद का एक प्राइवेट क्लाउड, जो कि मैंने पहले बताया क्या होता है। प्राइवेट क्लाउड जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज बना रही हैं वैसे ही कुछ सेटअप कर रखा है। प्राइवेट क्लाउड तो सेटअप कर दिया है अपना, कुछ जैसे कि रैम वगैरह हो गया, ये कुछ ऐसे कुछ लेस इफेक्टिव डेटाज वगैरह हो गए, कुछ ऐसे वो रख दिया अपने पास। बट कंज्यूम क्या करते हैं ये पब्लिक क्लाउड की सर्विसेज को। मतलब इन्होंने खुद का एक प्राइवेट क्लाउड सेटअप तो किया है बट कंज्यूम करते हैं पब्लिक क्लाउड सर्विसेज को। जैसे कि EC2 अगर यूज करना हो गया, S3 यूज करना हो गया, तो ये AWS से ले लेंगे, इससे यूज कर लेंगे। लेकिन बाकी इनका खुद का डेटा सेंटर है, खुद का सारा कुछ है, लेकिन ये खुद की सर्विसेज नहीं दे रहे हैं, खुद की सर्विसेज नहीं कर रहे हैं लॉन्च या नहीं यूज कर रहे हैं। ये सारी सर्विसेज ले रहे हैं कहीं और से, कंज्यूम कर रहे हैं पब्लिक क्लाउड से, और बाकी सेटअप इनका खुद का है, जिसको हम बोलते हैं हाइब्रिड क्लाउड। उसी तरीके से एक लास्ट हमारा जो होता है मल्टी क्लाउड। मल्टी क्लाउड में होता है कि अगर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई भी या ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी इंटरप्राइज हो गया, अगर वो दो या दो से ज्यादा पब्लिक क्लाउड्स को यूज कर रही है एक ही टाइम पे, या फिर मल्टीपल प्राइवेट क्लाउड्स भी यूज कर सकती है एक ही टाइम पे, तो जनरली उसको हम बोलते हैं कि वो मल्टी क्लाउड है। जैसे कोई इंटरप्राइज है वो AWS को भी यूज कर रही है, ठीक है, AWS को भी यूज कर रही है, वो रेड हैट को भी यूज कर रही है, सेल्स फोर्स को भी यूज कर रही है, ये सारी चीजें यूज कर रही है, देन दैट इज नोन एज मल्टी क्लाउड। उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टी क्लाउड बोलते हैं। सिंपल सा फंडा है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ज़्यादा वो नहीं था, बहुत आसान था। बस यहाँ पे हमने देखा क्या, प्राइवेट क्लाउड है, पब्लिक क्लाउड है, हाइब्रिड क्लाउड है, मल्टी क्लाउड है। ये थ्योरेटिकल टॉपिक्स है, थ्योरेटिकल आपको थोड़े से नॉलेज के लिए आपके ज़रूरी है, जो कि मैंने अभी आपको बता दिया, ठीक है। चलो ये तो हो गया आपका क्लाउड का। अब यहाँ पे एक और चीज़ को समझते हैं। क्लाउड के अंदर में दो टर्म और होती हैं जो काफ़ी आपके इंपॉर्टेंट हो जाएंगी आने वाले टाइम में। आप इसका बहुत ज़्यादा यूज़ भी हम करने वाले हैं। एक टर्म होता है हाई अवेलेबिलिटी और एक होता है फॉल्ट टोलरेंस। ठीक है। अब देखो होता क्या है ना, इसमें हम कैसे इसको समझते हैं। देखो क्या होता है, क्लाउड में जब भी आप कोई भी क्लाउड सर्विस यूज कर रहे हो तो उनका एक उनके बैकअप्स भी होते हैं, ताकि आपकी सर्विस, जो आपको सर्विस मिल रही है, वो इंटरप्ट ना हो, बीच में किसी तरह की प्रॉब्लम ना आए, कुछ इश्यूज ना आए, ठीक है। उसके लिए वो यूज करते हैं लोड बैलेंसर को यूज करते हैं, ठीक है। चलो अब ये लोड बैलेंसर का यूज क्या है मैं आपको बताता हूँ। मान लो कोई एक यूजर है A, यूजर B, यूजर C, ऐसे ही बहुत सारे यूजर्स हैं, ठीक है। इधर होता है एक अवेलेबिलिटी जोन, जिसमें आपके बेसिकली क्या है, सर्वर्स है, सर्वर 1, सर्वर 2, सर्वर 3, ये सर्वर्स है। अब यूजर A है मान लो, ये कनेक्ट करना चाहता है एक सर्वर से, तो बीच में एक लोड बैलेंसर होता है। जब भी आप क्लाउड सर्विसेज जो भी आप यूज कर रहे हैं उसमें आपको लोड बैलेंसिंग का भी यूज जो है आपको करना पड़ सकता है, और आप करते हैं तो वो बेटर होता है आपके सर्वर के लिए, ताकि आपका सर्वर कभी डाउन टाइम नहीं होगा, ज़्यादा मस्ती से आराम से आप उसको यूज़ करेंगे, ज़्यादा अप टाइम होगा और कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे यूज़र एक कनेक्ट करना चाहता है एक सर्वर से,
यूज़र बी भी कनेक्ट करना चाहता है, यूज़र सी भी कनेक्ट करना चाहता है। बीच में हमारे लोड बैलेंसर आते हैं, लोड बैलेंसर को हम यूज़ करें तो लोड बैलेंसर क्या करेगा कि ट्रैफिक्स को डिवाइड कर देगा, सर्वर 1 को, सर्वर 2 को, सर्वर 3 को, ऐसे करके भेज देगा। ऐसे मल्टीपल यूजर्स होंगे मान लो। अब मान लो और भी यूजर है, यूजर डी है, यूजर ई है, यूजर एफ है। अब मान लो डी भी रिक्वेस्ट कर रहा है, ई भी कर रहा है, एफ भी कर रहा है। अब मान लो यूजर सर्वर 1 के पास मल्टीपल रिक्वेस्ट चली गई है, ठीक है, इस पे बहुत ज़्यादा लोड हो रहा है, मान लो ये ओवरलोड हो रहा है, बहुत ज़्यादा लोड आ रहा है इस पे। तो ये क्या करेगा कि तुरंत क्या करेगा, यहाँ से एक रिक्वेस्ट को क्रॉस कर देगा और इसको जो है, इस रिक्वेस्ट को सर्वर 2 पे भेज देगा, रीडायरेक्ट कर देगा। यानी वहाँ की उस ट्रैफिक को यहाँ पे, मतलब उस रिक्वेस्ट को यहाँ पे रीडायरेक्ट कर दिया। फिर अगर इस पे लोड बढ़ेगा तो S3 पे, सर्वर 3 पे ये रीडायरेक्ट कर देगा। ये बेसिकली लोड बैलेंसर का काम है। बेसिकली सर्वर के लोड को कम करना किसी भी अवेलेबिलिटी जोन में, जहाँ पे एक यूजर का रिक्वेस्ट किसी और सर्वर से रीडायरेक्ट करके किसी लोअर लोडेड सर्वर पे ट्रांसफर करना, ये हमारा लोड बैलेंसर का काम होता है। ठीक है, अब देखो ये तो लोड बैलेंसिंग का काम हो गया। अब यहाँ पे बात आती है कि जब सर्वर्स है, जब यहाँ पे ये सर्वर है तो ये सर्वर के अंदर में सारा चीज होगा ना। सर्वर के अंदर में रैम होगा, प्रोसेसर होगा, NICs होंगे, ग्राफिक्स होगा, HDD होगा, ये सारा चीज होगा, है ना। तो अब ये सारा चीज है एक सर्वर के अंदर में। मान लो ये सारी चीजें एक ही हैं सर्वर के अंदर में, HDD, और ये HDD फेल हो जाता है किसी वजह से, तो क्या होगा, पूरा सर्वर फेल हो जाएगा और अपना सर्विस देना बंद कर देगा। इसलिए सर्वर्स जो होते हैं आपके, जो भी आपके क्लाउड में सर्वर्स आपको प्रोवाइड करते हैं, उनके पास मल्टीपल डिस्क्स होते हैं फॉर बैकअप प्लान, जिनके अंदर फॉल्ट टॉलरेंस जो होती है वो होती है फॉल्ट टॉलरेंस, फॉल्ट को टॉलरेट करने की क्षमता। तो सर्वर्स की जितनी ज़्यादा फॉल्ट टॉलरेंस होंगी उतनी ज़्यादा आपके डेटा सुरक्षित और आपका जो कनेक्शन है वो कंटिन्यू बना रहेगा बिना किसी डाउन टाइम के। तो यहाँ पे एक जगह पे मल्टीपल हार्ड डिस्क होते हैं, एक रैम की जगह पे मल्टीपल रैम्स होते हैं, एक प्रोसेसर की जगह पे मल्टीपल प्रोसेसर्स होते हैं, एक NIC की जगह पे मल्टीपल NICs होते हैं, कि बाई चांस अगर एक फेल हो गया तो दूसरा जो है वो सक्सेसफुली चल रहा है, सक्सेसफुली रनिंग, जिससे कि आपका क्या होता है, सिंपली डाउन टाइम कम हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और होती है, बस वो समझ लेते हैं फिर एंड करेंगे आज का। एक चीज और होती है एंड उसको हम बोलते हैं ऑटो स्केलिंग, इसी के अंदर आता है ऑटो स्केलिंग। ये बहुत ही काम का चीज होता है। ठीक है, मान लो एक अवेलेबिलिटी जोन है, अवेलेबिलिटी जोन है जिसमें बहुत सारे सर्वर्स हैं, अवेलेबिलिटी जोन 1 मान लो इसको, और एक और अवेलेबिलिटी जोन है, अवेलेबिलिटी जोन 2 मान लो। इसके अंदर भी एक सर्वर है, सर्वर 1, सर्वर 2, इसके अंदर भी सर्वर्स है, सर्वर 3, सर्वर 4। ठीक है, यहां आपका लोड बैलेंसर लगा हुआ है, लोड बैलेंसर है, और यहाँ पे हमारे यूजर 1, यूजर 2 जो थे, सॉरी 2, यूजर 3, यूजर 4, ये सब लगे हुए हैं। ओके, तो ऑटो स्केलिंग क्या करता है, ऑटो स्केलिंग क्या करेगा कि ये ऑटो स्केलिंग क्या करेगा, मतलब ये जो अवेलेबिलिटी जोन आपको पता है ना क्या होता है, अवेलेबिलिटी जोन को आप डेटा सेंटर भी बोल सकते हो, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा तो इसको आप डेटा सेंटर बोल लीजिए। ठीक है ना, डेटा सेंटर 1, डेटा सेंटर 2, ठीक है, ये एक तरह का डेटा सेंटर हो गया। अब ऑटो स्केलिंग क्या करेगा, अब मान लो जैसे कि मान लो इस अवेलेबिलिटी जोन में इस सर्वर पे रिक्वेस्ट आ रहा है, मान लो ये सारा रिक्वेस्ट इसी पे मान लो आ गया, बहुत ज्यादा इस पे आ गया। ठीक है, तो इसने क्या किया, इस पे ट्रांसफर कर दिया 2 पे मान लो। अब इस पे भी बहुत सारा लोड आ गया, इस पे भी लोड आ गया, इस पे भी, दोनों पे काफी ज्यादा लोड आ रहा है और इसका फॉल्ट टॉलरेंस जो है वो कम है, फॉल्ट
टॉलरेंस इज लेस, कम है, उस केस में क्या होगा, ये सर्वर जो है आपका वो सर्विस देना बंद कर देगा, अवेलेबिलिटी जोन आपका डेड हो जाएगा, ये वाली अवेलेबिलिटी जोन ही डेड हो जाएगी, कंप्लीटली डेड। तो ऑटो स्केलिंग क्या करता है भैया, कि एक नया सर्वर लॉन्च कर सकता है अगर कोई अवेलेबिलिटी जोन फेल करता है, यानी ये अवेलेबिलिटी जोन अगर फेल कर देता है तो ऑटो स्केलिंग कैन लॉन्च अ न्यू सर्वर, ऐसे लिख लो, इन केस ऑफ फेलियर ऑफ एनी अवेलेबिलिटी जोन, एनी अवेलेबिलिटी जोन, कोई भी अवेलेबिलिटी जोन अगर फेल करता है, कुछ भी होता है, किसी भी तरह का इशू आता है फॉल्ट टॉलरेंस की वजह से, लेसर फॉल्ट टॉलरेंस की वजह से, तो उस केस में क्या होता था, हमारे ऑटो स्केलिंग फीचर जो होता है जिसको कि हम यूज भी कर सकते हैं आने वाले टाइम में AWS के अंदर, तो ऑटो स्केलिंग जो होता है वो आपका सिंपली उसको एक नया सर्वर जो है वो लॉन्च कर देगा, बेसिकली ऑटोमेशन का पार्ट है ये, नया सर्वर लॉन्च कर देगा एंड आपका नया सर्वर लॉन्च हो जाएगा और आपका सर्वर जो है कंटिन्यू, मतलब आपकी जो ट्रैफिक है उस पर ट्रांसफर हो जाएगी नए सर्वर पे, एंड ट्रैफिक जो है वो ऐसा का वैसा ही चलता रहेगा, रिक्वेस्ट चलती रहेंगी, आपका डाउन टाइम नहीं रहेगा, यूजर को कोई डाउन टाइम जो है वो नहीं मिलेगा। ठीक है, इतना सब क्लियर हुआ सिंपली, से ज़्यादा तो क्या बताऊँ, सिंपल क्लियर हुआ इतना ज़्यादा, इतना सबका हो गया क्या, क्लियर हो गया आप लोगों का, बता दीजिए जरा, सब लोग क्लियर है, ठीक है, क्लियर है, चलो अच्छी बात है, अगर इतना आपका क्लियर है, ये था एक बेसिक कंसेप्ट आपका क्लाउड कंप्यूटिंग को लेके, स्टार्टिंग हमने कर दिया, ठीक है, इसको हम फिर आगे भी लेके अब जाएंगे नेक्स्ट सेशन में, ओके, और भी इसकी चीज़ें और भी इससे रिलेटेड चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सब भी हम देखेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, यस कोई दिक्कत नहीं, आप रिकॉर्डिंग से देख लीजिएगा, और भी चीज़ें जो है उसको हम देख लेंगे एंड उसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, एंड जो भी चीज़ें आपको क्लाउड कंप्यूटिंग में एक यू कैन से कि क्या बोलते हैं, ज़रूरी चीज़ें होंगी, वो आपको क्लाउड कंप्यूटिंग में यहाँ पे आपको बताया जाएगा, आपको यहाँ पे समझाया जाएगा, कोशिश करेंगे इसको जल्दी से ख़त्म करके फिर हम आगे की तरफ भी बढ़ें, ठीक है, और उसको फिर हम कंप्लीट करें, राइट। तो चलिए, तो फिलहाल के लिए सेशन काफ़ी लंबा हो गया, 1 बज गए, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, शाम को अगर सेशन होगा तो मैं आपको बता दूंगा, नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं, हम वीक डेज पे भी सेशन को लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि वीक डेज पे सेशन नहीं लेंगे, तो वीक डेज पे भी हम सेशन लेंगे, उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है, आप लोग वीक डेज को भी नाइट में अवेलेबल होते ही हैं, अब ये बहाना करोगे कि नहीं नाइट में अवेलेबल नहीं है तो फिर इसका हम कुछ नहीं कर सकते हैं,